हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों से कुछ चैप्टर्स के बाद में या कुछ वीडियोस के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन की डिमांड नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं वीडियो लेक्चर्स आपके कंप्लीट कोर्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विथ क्वालिटी। मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई के लिए प्रिपेयर नहीं करता है, बट योर स्टेट बोर्ड्स, इवन योर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम जो भी है, उसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो आप लोगों को आपके कॉम्पिटिटिव्स के लिए भी रेडी करता है, लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड एंड मेनी मोर। सो दैट मीन्स कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको मिलता है एक कंप्लीट सिलेबस आपके किसी भी एग्जाम के लिए, एंड वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोगों को और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सब कुछ मिलेगा। इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं हमारा जो ये लेक्चर होने वाला है, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे अपनी क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारा चैप्टर 6 है, दैट इज नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट, इसके एमसीक्यूज। आई होप सो कि नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट के जो कंप्लीट हमारे कंसेप्ट क्लैरिटी है, हम बोले कंप्लीट जो अंडरस्टैंडिंग है, वो आप लोग कर चुके हो। ऑलरेडी इस पर वीडियोस अवेलेबल है जो कि आई होप सो आप लोग देख चुके हैं और आपका चैप्टर कंप्लीटेड है, क्योंकि जब हम एमसीक्यूज कर रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मस्ट हो जाता है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हैं। सो नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो इसमें बेसिकली हम लोग 4 डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट्स के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से? परफेक्ट कंपटीशन, देन उसके बाद में आता है मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली, इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं ये है एक इम्परफेक्ट मार्केट, और परफेक्ट कंपटीशन जो है वो एक परफेक्ट मार्केट का एग्जाम्पल होता है। ऑल राइट, तो आई गेस कि इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर है। अब इसमें जो है हमने वेरियस इनके फीचर्स पढ़े, वेरियस चीजें पढ़ी कि कैसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि एक जो प्रोडक्ट है वो किस कंपटीशन या किस मार्केट का पार्ट है। ये सारी चीजें हम लोगों ने समझी है, तो आई होप सो कि ये सब कुछ आप लोग पढ़ चुके हो। अब वन बाय वन हम क्वेश्चंस देखते जाते हैं, जिसके थ्रू आप लोगों को और भी क्लैरिटी होती जाएगी। अगर कहीं पर कुछ डाउट्स होंगे तो वो डाउट्स आपके क्लियर आउट होते जाएंगे, एंड आपके एमसीक्यूज भी जो है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। साथ ही साथ आपके जो कंसेप्ट क्लैरिटी है वो भी एक और बार अच्छे से हो जाएगी। तो अब जहां पर रिक्वायर्ड है मैं आप लोगों को आपका क्या देती जाऊंगी, एक्सप्लेनेशन देती जाऊंगी क्वेश्चंस के हिसाब से। जहां पर नहीं है रिक्वायर्ड वहां पर नहीं भी दूंगी, रीजन बीइंग कि मुझे पता है कि मैं पढ़ा चुकी हूं ऑलरेडी आप लोगों को सब कुछ, एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोग भी जो हो सब कुछ पढ़ चुके हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अंडर विच मार्केट फॉर्म अ फर्म इज अ प्राइस टेकर। कौन से मार्केट फॉर्म में एक जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है? प्राइस टेकर का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, कि इंडस्ट्री जो है उसने प्राइस बना दिया और उसने वो चीज पास ऑन कर दी फर्म के पास में। अब फर्म को जो है वही पर्टिकुलर प्राइस लेना पड़ेगा। फर्म उस प्राइस को चेंज नहीं कर सकती है अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। ऐसा कौन सा कंपटीशन में हमें देखने को मिलता है? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? योर ऑप्शन ए, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। क्या मतलब होता है चारों का, एक बार शॉर्ट में पढ़ लें, समझ लें, जिससे कि जो है ना हमें और क्लैरिटी हो जाएगी कि जो आपकी परफेक्ट कंपटीशन है वो प्राइस टेकर कैसे हुई। परफेक्ट कंपटीशन का एक मेन फीचर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, ये इसका एक मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हो जाता है फ्रॉम रेस्ट ऑफ दीज। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। ये होमोजीनियस का इधर पर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, होमोजीनियस से ही जो है थोड़ी सी क्या आएगी, डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर आएगा। क्योंकि अगर हम बात करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो यहां पर भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, लेकिन यहां पर जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाता है। प्रोडक्ट कौन सा है?
प्रोडक्ट है यहाँ पर डिफरेंशिएटेड, दैट मीन्स हम इसे बोलेंगे कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा जो है ना एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है, हर एक प्रोडक्ट का अपना एक यूएसपी होता है। व्हाट इज यूएसपी? यूनिक सेलिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब कि वो जो है कुछ ना कुछ उसमें एक ऐसी क्वालिटी होती है जो कि अलग होती है बाकी सबसे, जो कि बाकी सबसे उसे अलग बनाती है। जैसे कि सीधा सा एग्जाम्पल ले ले हम किसका? टूथपेस्ट का। ऑलराइट, टूथपेस्ट बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं। अगर मैं अभी आपसे पूछूं टूथपेस्ट कौन कौन बनाता है, तो आप मुझे कुछ 4-5 तो बिल्कुल क्या कर सकते हो, नेम दे सकते हो, राइट। कौन कौन से टूथपेस्ट होते हैं? आपका हो गया कोलगेट, हो गया पेप्सोडेंट, हो गया क्लोजअप, हो गया उसके बाद में डाबर वो बबूल वाले हो गए, एंड पतंजलि हो गया। तो ऐसे जो है वेरियस हम टूथपेस्ट को नेम कर सकते हैं। बट स्टिल आप लोग देखोगे कि हर एक घर में अपना एक स्पेसिफिक टूथपेस्ट बुलाया जाता है। हर एक पर्सन का एक वो स्पेसिफिक है कि नहीं हमें तो ना यही वाला टूथपेस्ट पसंद है, हम तो यही लेंगे। वो यही क्यों पसंद है? क्यों? टूथपेस्ट और टूथपेस्ट कोई सा भी यूज कर लो, उसमें क्या है? लेकिन नहीं, डिफरेंस होते हैं, ठीक है। और वो एक जो डिफरेंशिएशन पॉइंट होता है उसी की वजह से जो है वहां पर मतलब कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो है फर्म के पास में पार्शियल कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर। जैसे कि पेप्सोडेंट एंड कोलगेट, आप दो टूथपेस्ट ले लो, दोनों में जो है आपके पास में क्या आएगा? डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस आपको देखने को मिलेंगे। डिफरेंट प्राइजेस क्यों है? डिफरेंट प्राइजेस है क्योंकि दोनों में अलग अलग क्वालिटीज है, दोनों के अलग अलग कंपोनेंट्स है और दोनों के अलग अलग यूएसपी है। तो वो उसके अकॉर्डिंग सेल करते हैं और वो अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर एक हमारे पास में डिफरेंशिएशन होता है, इसलिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वो पार्शियल प्राइस मेकर हम उसे बोलते हैं। वो पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने मन से चल रहा है। वो एक बार होती है कि अच्छा आपका टूथपेस्ट का मार्केट है तो टूथपेस्ट में जो है आप मैक्सिमम लिमिट इतनी रख लो, मिनिमम इतनी रख लो, और इसके अंदर जो है आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से प्राइजेस रख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मोनोपोलिस्टिक इज नेवर अ व्हाट प्राइस टेकर। लेकिन हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो यहां पर है होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है। बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ क्या है बायर्स एंड सेलर्स है एंड वो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। एकदम आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स में क्या करते हैं? डील करते हैं। तो अगर एक सेलर आपको अगर वो प्रोडक्ट महंगा देगा, आप दूसरे के पास जाकर खरीद लोगे क्योंकि एकदम एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट है, तो वो सेम प्रोडक्ट जहां पर आपको कम प्राइस में मिलेगा आप वो लोगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि मैडम जो है अगर कम प्राइस पर ये बिकेगा तो हर एक जो सेलर है वो अपनी प्राइस कम ही कर लेगा, ये चीज नहीं होगी। क्योंकि एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट मार्जिन तो रखना पड़ेगा ना, कि कुछ तो वो प्रॉफिट अर्न करे, इसलिए वो अपने प्रॉफिट से नीचे भी नहीं जा सकते, एकदम लॉस मेकिंग वाली सिचुएशन में भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है प्राइजेस कम, बहुत ही कम किए जाते हैं, ठीक है। मतलब कि वो जो कम करने वाली चीज है वो नहीं होती है। तो परफेक्ट कंपटीशन में बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एंड दे आर डीलिंग इन होमोजीनियस प्रोडक्ट, इसलिए वो जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है। इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री इज व्हाट? इंडस्ट्री का मतलब कैसे होता है? जैसे कि मैं बोल दूं कि एफएमसीजी इज अ इंडस्ट्री, ठीक है। व्हाट इज एफएमसीजी? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। तो अब जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है वो सारे उस इंडस्ट्री का पार्ट है। जो वेरियस फर्म्स है वो कौन सी इंडस्ट्री का पार्ट है? एफएमसीजी की है। हम बोल रहे कोई लोकोमोटिव इंडस्ट्री, तो जो भी आपके उससे रिलेटेड जो भी फर्म्स है वो उस इंडस्ट्री का पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो जब ये एक सिमिलर काइंड ऑफ फर्म्स को मिलाकर हम एक ग्रुप बनाते हैं तो वो इंडस्ट्री कहलाती है। ऑल राइट, सो यहां पर क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट्स है इसलिए ये प्राइस टेकर है। मोनोपोली क्या होता है स्टूडेंट्स? मोनोपोली होता है सिंगल सेलर, राइट। यहां पर वन की जगह हम बोलेंगे सिंगल, सिंगल जो है ज्यादा बेटर लगेगा। सिंगल सेलर, सिर्फ और सिर्फ एक सेलर है और कोई भी नहीं है उस मार्केट में। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है लेकिन सेलर सिंगल है। जैसे कि सिंपल से एग्जांपल ले हम रेलवेज, वैसे तो अब रेलवेज भी प्राइवेटाइज हो रहे हैं, तो जब रेलवेज प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो वहां पर सिंगल सेलर नहीं बचेगा,
क्यों सिंगल सेलर नहीं बचेगा? बिकॉज वेरियस जो अपनी प्राइवेट एजेंसीज हैं वो अपने अपने क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। दैट मीन्स वो वेरियस जो है चीजें यूज करके और अपना जो प्रॉफिट है वो अर्न करना चाहेंगे। लेकिन बिफोर प्राइवेटाइजेशन जब तक नहीं है तब तक सिंगल सेलर कौन है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो सोलली वही जो है रेलवेज को ऑपरेट करती है और रेलवेज जो है वो चलाती है, राइट। तो वहां पर क्या प्राइस रखना है, क्या नहीं रखना है, कितना रखना है, किसके लिए कितना रखना है, ये चीज जो है ये मोनोपोलिस के जो है उसके पास में रहती है। दैट मीन्स मोनोपोली को हम बोलेंगे कि एक प्राइस मेकर है और क्योंकि वो सिंगल सेलर है तो वो जो भी प्राइस रखेगा उसी प्राइस पर सारे बायर्स को वो जो प्रोडक्ट है वो बाय करना पड़ेगा, बिकॉज ही इज अ सिंगल सेलर। और अगर आप उससे नहीं वो प्रोडक्ट खरीदोगे तो आप उस प्रोडक्ट को जो है उसकी जो भी हम बोलेंगे कि उसकी जो भी बेनिफिट्स हैं या उस प्रोडक्ट की जो भी चीजें हैं वो आप अवेल ही नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूं कि नहीं, गवर्नमेंट जो है रेलवेज के बहुत हाई चार्जेस जो है वो चार्ज कर रही है, मैं तो यूज नहीं कर रही रेलवे, तो अगर मैं अब ट्रेन नहीं यूज करूंगी और मुझे अगर क्या करना है, ट्रेवल करना है, तो मुझे फिर और कोई मीन्स देखना पड़ेगा, बिकॉज मुझे रेलवेज का तो कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा। फिर मैं बाय रोड या बाय एयर जो हूँ ट्रेवल करूँ तो अब उसमें भी जो है जो चार्जेस है वो ज्यादा ही लगने वाले हैं एज कंपेयर टू रेलवेज या एज कंपेयर टू ट्रेन। मुझे जो है ज्यादा खर्चा किसमें होगा? अगर मैं बाय रोड या बाय एयर जाऊं तो, अगर कोई हम बोले कि लॉन्ग डेस्टिनेशन है हमारा तो, राइट। तो ऐसे केस में जो फर्म्स होती है वो प्राइस मेकर होती है। एंड व्हाट इज ओलिगोपोली? ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है कि कुछ नंबर ऑफ, कुछ हम बोलेंगे कि फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, ठीक है। बायर्स तो ठीक है ज्यादा है, बट सेलर्स जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं कि बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ हो, ऐसा नहीं है, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ, या हम बोले कुछ फ्यू वहां पर हमें सेलर्स दिखते हैं। लाइक इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्या? आपकी जो कार इंडस्ट्री है, कार मैन्युफैक्चरिंग है या कार सेलिंग जो हमारी क्या है कंपनीज है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, तो ये हम लोग ले सकते हैं कि इसमें आपको दिखेंगे कि बहुत सारी, तो आप लोगों के पास में क्या है, चॉइसेस है कि आप जो मारुति सुजुकी या आप हुंडई या कोई भी जो है उस पर्टिकुलर किस पर जा रहे हो, ब्रांड पर जा रहे हो, कंपनी पर जा रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके पास में एकदम बहुत ही ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, राइट। तो वहां पर आपके ओलिगोपोली में कुछ फ्यू सेलर्स देखने को मिलते हैं, ठीक। तो आई गेस कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है। ओलिगोपोली में आपका जो ये है, आपकी जो फर्म है उसमें प्राइस कर्व कैसा हो जाएगा, इनडिटर्मिनेंट होता है, क्योंकि यूजुअली ओलिगोपोली में जो आपकी ये है प्राइस है उससे ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की जाती है, वहां पर नॉन प्राइस कंपटीशन ज्यादा चलता है। आई होप सो आप सब कुछ पढ़ चुके हो। ये जो वर्ड्स मैं यूज कर रही हूँ आई गेस ये आप लोगों के लिए न्यू नहीं है, ये न्यू सिर्फ तभी नहीं होंगे जब आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हो। तो अब देखो, मैंने आपका फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम तो ले लिया, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने अपने चारों ही जो हमारे कॉम्पिटिशन्स हैं, चारों ही जो हमारे मार्केट्स हैं उनके बारे में पढ़ लिया है, उनके बारे में एक काइंड ऑफ रिवीजन हो गया है। तो अब आगे अब जब हम क्वेश्चंस को देखते जाएंगे तो हमें जो है इतना ज्यादा वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन AR कर्व इज, परफेक्ट कंपटीशन में AR कर्व कैसा होता है? व्हाट इज AR कर्व स्टूडेंट्स? थोड़ा सा जो है ना याद करो, आपके जो है प्रीवियस वाले चैप्टर, नॉट प्रीवियस वाले, उसके प्रीवियस वाले चैप्टर में जब हम लोगों ने रेवेन्यू पढ़ा था तो उसमें हमने समझा था कि AR किसके इक्वल होता है। व्हाट इज AR इक्वल टू? AR होता है आपके प्राइस के इक्वल। इस चीज को मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस होता है। इसको कैसे हमने फाइंड आउट किया था? तो देखो इस वे से आपको पता है टोटल रेवेन्यू किसके इक्वल होता है? एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, राइट। अगर मैं टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करूं तो मुझे क्या मिलता है? AR मिलता है। वहीं अगर मुझे TR निकालना है तो AR इंटू
क्यू कर दूंगी मैं, ठीक है। जो आपका टीआर है उसको अगर मैं और थोड़ा सा स्प्लिट करूं तो P इंटू क्यू करके जो है हमारा टीआर फाइंड आउट होता है। तो P इंटू क्यू इज इक्वल्स टू ए आर इंटू क्यू। ये जो है आपका Q और Q कैंसिल आउट होता है, बचता क्या है, P इज इक्वल्स टू Q, ठीक है। दैट इज P इज इक्वल्स टू ए आर, दैट इज प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। तो अब हमें बताना है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो आपका प्राइस का कर्व वो कैसा रहता है। देखो अभी अभी हम लोग पढ़कर आए, प्राइस कर्व जो है, जो प्राइस है, जो फर्म है वो क्या है, वो एक प्राइस टेकर है। मतलब कि जो भी प्राइस दे दिया है फर्म ने, इंडस्ट्री ने, वही प्राइस को फर्म को लेना होता है। तो जब हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन में तो आपका एआर कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है। दैट मींस ये प्राइस जो है वो सेम रहता है। प्राइस जो भी एक इंडस्ट्री ने दे दिया वो एक फर्म जो है प्राइस को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। अब इस प्राइस पर वो कोई भी नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है वो सेल कर सकती है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, योर ऑप्शन सी, दैट इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होता है, या डाउनवर्ड स्लोपिंग का जो मतलब है उसका क्या हो जाता है कि जैसे जैसे आप प्राइस कम करोगे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जाएगी। ये चीज आपके परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में पॉजिटिवली स्लोप्ड, दैट मींस ये वाला पॉजिटिवली स्लोप्ड का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। ये चीज तो बिल्कुल नहीं हो सकती। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, दैट मींस ये वाली स्ट्रेट लाइन कि आप कुछ भी प्राइस रख लो हमारी क्वांटिटी सेम रहने वाली है, तो ये चीज भी गलत हो रही है, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, और ऑप्शन सी, दैट इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ठीक। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आओ। अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन the firm earns normal profit in the long run because of परफेक्ट कंपटीशन में एक जो फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है लॉन्ग रन में। ऐसा क्यों, किसकी वजह से? ऑप्शंस हैं लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ऑप्शन बी एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, ऑप्शन सी फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ऑप्शन डी होमोजीनियस कमोडिटी। अब अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास में चारों ही ऑप्शंस गिवन है, ये जो हमारे पास में चारों ही ऑप्शंस है, ये क्या है, दीज आर फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, राइट। ये क्या है, हमारे फीचर्स हैं चारों ही। तो अब अगर आप, ये आपका थॉट प्रोसेस है कि इनमें से जो भी परफेक्ट कंपटीशन का फीचर है हम उसे जो है चूज कर लेंगे, तो उस टाइम पर आप गलत सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि अब तो चारों ही आपके क्या आ गए, फीचर्स आ गए परफेक्ट कंपटीशन के। अब जो है आपको बताना पड़ेगा कि इन चारों में से कौन सा फीचर है जो कि परफेक्ट कंपटीशन के इस वाले फेज को जो है एक्सप्लेन कर रहा है कि जो आपकी फर्म्स हैं वो लॉन्ग रन में जो है नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। तो कौन सा होगा स्टूडेंट्स, दैट वुड बी योर ऑप्शन सी, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। आपका लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स क्या बोल रहा है, ये तो सिर्फ बता रहा है कि हाँ इतने लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। होमोजीनियस कमोडिटी बता रही है कि आइडेंटिकल जो है वहां पर कमोडिटीज को सेल या परचेज किया जाता है। एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट है तो उसकी वजह से नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट। यहाँ पर जो है नॉर्मल प्रॉफिट ही क्यों अर्न किया जाता है, अब नॉर्मल प्रॉफिट क्यों नहीं अर्न कर सकती? क्योंकि जब कोई भी फर्म देखती है कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो है प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है, तो बिकॉज फ्री एंट्री एंड एग्जिट है तो और भी फर्म्स उसमें एंटर होने लगती है। जब और फर्म्स एंटर होने लगती है तो ये जो एक्सेस प्रॉफिट होता है वो उसको वापस नीचे ले आती है और नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। वहीं जब लॉस वाली सिचुएशन होती है तो जो फर्म्स हैं वो फ्रीली एग्जिट कर सकती हैं, तो वो एग्जिट करने लगती है। जब कुछ नंबर ऑफ फर्म्स एग्जिट करने लगती है तो बाकी जो है वो प्रॉफिट अर्न करने लगती है और वो वापस नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन में आ जाता है। तो इसलिए जो इसका ये जो फीचर है कौन सा वाला आएगा, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। बिकॉज ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अर्न किया जाता है। ऑल राइट, आई गेस ये चीज भी क्लियर। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए। Which of the following statement is true about perfect competition? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि perfect competition के लिए क्या है, ट्रू है? There are large number of buyers and sellers. क्या यहाँ पर large number of buyers and sellers होते हैं? बिल्कुल होते हैं।
फिर उसके बाद में द फर्म सेल्स डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, जो फर्म्स है वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल करती है। क्या ये चीज सही है? नो, नॉट एट ऑल। फर्म्स आइडेंटिकल प्रोडक्ट को सेल करती है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करती है, तो ये गलत है। देयर इज नो फ्री एंट्री एंड एग्जिट, नो फ्री एंट्री एंड एग्जिट, क्या ये चीज सही है? नहीं। ईच फर्म पोजेसेस परफेक्ट नॉलेज, हर एक फर्म के पास में परफेक्ट नॉलेज है, तो ये चीज हाँ हम मान रहे हैं कि आपके परफेक्ट कंपटीशन में ये बोला जाता है कि परफेक्ट नॉलेज होता है किसके पास में? बायर्स एंड सेलर्स दोनों के पास में। अब क्योंकि हमारे पास में दो ऑप्शंस आ रहे हैं, देखो अब बात आती है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। फर्स्ट वाला तो बिल्कुल करेक्ट हमें दिख ही रहा है, लेकिन लास्ट वाला देखें तो ये भी तो है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फर्म के बारे में बोला गया है, राइट। हमें एक करेक्ट आंसर चाहिए, इसलिए हम कुछ इसी वे से जाएंगे। हमें पता है कि फर्म्स के पास में तो परफेक्ट नॉलेज होता है, लेकिन जो परचेजर्स हैं, जो बायर्स हैं, उनके पास भी परफेक्ट नॉलेज होता है, और यहाँ पर सिर्फ फर्म के बारे में बात किया गया है, बायर्स के बारे में कोई बात नहीं की है। इसलिए हम बोलेंगे कि हमारा जो ऑप्शन ए है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट परफेक्ट कॉम्पिटिशन? There is no mobility of factors of production, there is a presence of transportation cost, there is no selling cost and there is no uniform price। इसमें से हमें बताना है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है परफेक्ट कंपटीशन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट वाला है देयर इज नो मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या ये चीज सही है? बिल्कुल नहीं। जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो परफेक्टली मोबाइल होते हैं, मतलब कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर बिना किसी कॉस्ट के क्या कर सकते हैं? ट्रेवल कर सकते हैं। उसके बाद में देयर इज एब्सेंस ऑफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो ये भी गलत होता है क्योंकि इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। देन सी इज देयर इज नो सेलिंग कॉस्ट, क्या ये चीज सही है? यस, ये बिल्कुल सही है कि कोई भी काइंड ऑफ सेलिंग कॉस्ट नहीं होती, कोई भी एडवर्टीजमेंट या कोई भी प्रमोशन पर जो है कॉस्ट इनका नहीं करना पड़ता है जो परफेक्ट कंपटीशन के अंडर फर्म्स होती हैं उन्हें। एंड लास्ट वन इज देयर इज नो यूनिफॉर्म प्राइस, तो ये भी रॉन्ग बनता है बिकॉज वी नो देयर इज अ यूनिफॉर्म प्राइस। जो भी प्राइस एक इंडस्ट्री जो है सेटअप कर देती है वही प्राइस चलता है आगे भी, राइट। तो मतलब कि फर्म्स के पास में एक यूनिफॉर्म प्राइस है, ये नहीं कि सब अपने मर्जी के मालिक है, कोई भी कुछ भी प्राइस रख रहा है, वो चीज नहीं होती है। तो फिर आपका करेक्ट आंसर क्या बनता है? योर ऑप्शन सी, दैट इज देयर इज नो सेलिंग कॉस्ट। ठीक, फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म अंडर मोनोपोली इज, मोनोपोली के अंडर जो डिमांड कर्व है एक फर्म का वो कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, इनडिटर्मिनेट, अपवर्ड स्लोपिंग एंड परफेक्टली इलास्टिक। कैसा स्लोप आएगा स्टूडेंट्स अंडर मोनोपोली? तो अंडर मोनोपोली हम कुछ ऐसा कर्व देखते हैं, दैट मीन्स वैसे तो मोनोपोली के अंडर जो प्राइस है वो एक कंज्यूमर जो है वो एक्सेप्ट करता है और अपनी जो कंजम्पशन है वो करता ही है, लेकिन अगर प्राइसेस कम हो जाए तो डिमांड बिल्कुल बढ़ती है। ठीक है, दैट मीन्स एक जो मोनोपोली है या एक जो हम बोलेंगे मोनोपोली जो हमारा एक पर्सन है जो एक सिंगल सेलर है वो अपनी जो डिमांड है, हम बोलें कि अपना जो कंजम्पशन है लोगों का वो तभी बढ़ा सकता है जब वो प्राइस कम करे। ठीक है, तो अगर उसे अपने गुड्स पर डिमांड बढ़वानी है तो वो अपने प्राइसेस कम कर सकता है और उससे जो है ये चीज होती है। तो आपका जो डिमांड कर्व है अंडर मोनोपोली वो कैसा होता है? वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। ठीक, आई गेस क्लियर हो गई ये चीज भी। उसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आए। रेलवेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रेलवेज किसका एग्जाम्पल हो गया? स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये एग्जाम्पल दे दिया था, रेलवेज किसका एग्जाम्पल है? दैट इज ऑफ मोनोपोली, तो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आओ। अंडर मोनोपोली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, मोनोपोली के अंडर जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कैसी होती है? लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 एंड इन्फिनिटी। व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? प्राइस के चेंज होने से आपकी डिमांड कितनी चेंज हो रही है ये आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। तो अगर प्राइस मेरी 1 रुपी से चेंज हो रही है तो उसकी वजह से डिमांड कितनी चेंज होगी? 1 रुपी से ज्यादा
की चेंज होगी, कम होगी, मतलब 1% समझ लो, ठीक है, 1% से ज्यादा होगा, 1% से कम होगा, 1% के बराबर होगा, या फिर इन्फिनिटी होगा कि थोड़ा सा चेंज हुआ और इनफाइनाइट चेंज जो है डिमांड में देखने को मिला, क्या होगा स्टूडेंट्स, अंडर मोनोपोली दैट वुड बी लेस देन 1। अब भाई आपने प्राइजेस कम कर दिए तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम बिल्कुल डिमांड कूद कूद के चले जाए। जैसे कि सिंपल सी चीज है, रेलवेज का ले लो, ठीक है, अगर मान लो कि जो टिकट के प्राइसेस है वो कम हो गए, तो अब ऐसा थोड़ी ना कि टिकट के प्राइसेस कम होगा तो मेरा जहां मैं घूमने निकल जाऊं, मैं घूमने जाऊंगी तो आगे के भी तो खर्चे हैं, तो मैं वो भी तो देखूंगी। ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ मैंने देख लिया कि हाँ प्राइस कम हो गया तो मैं निकल जाऊंगी, है ना। तो आपकी ये जो होती है मोनोपोली के अंडर जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कैसी होगी, वो लेस देन 1 होगी। जितना चेंज आपके प्राइस में क्या है उससे कम चेंज आपकी डिमांड में होगा, ठीक। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन आप पर आ जाओ, Which of the following statement is true? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? Demand curve under monopoly is positively sloped as more quantity can be sold only at lower prices. जो डिमांड कर्व है मोनोपोली के अंदर वो कैसा होता है, पॉजिटिवली स्लोप्ड। व्हाट इज पॉजिटिवली स्लोप्ड, ये ऐसा वाला कर्व जो है इसे हम पॉजिटिव स्लोप कहते हैं, मतलब कि दोनों के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन होना, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ेगी। तो क्या हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, क्या ऐसा कुछ पढ़ा था? नहीं, हमने पॉजिटिवली स्लोप्ड तो नहीं पढ़ा था, राइट। तो ये चीज गलत हो गई, हमें ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। Demand curve under monopoly is negatively sloped as more quantity can be sold at only at a lower price. कैसा है डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली, नेगेटिवली स्लोप्ड है, ऐसा वाला। और वो ये बोल रहा है कि ज्यादा क्वांटिटी आप लोअर प्राइस पर ही सेल कर सकते हो। क्या ये चीज सही है? तो यस, ये सही है, तो ये वाला ऑप्शन हमें सही लग रहा है। अब सी वाले ऑप्शन पर चले, डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली इज नेगेटिवली स्लोप्ड एज लेस क्वांटिटी कैन बी सोल्ड ओनली एट लोअर प्राइसेस। क्या बोल रहा है आपका सी ऑप्शन कि जो डिमांड कर्व है मोनोपोली के अंडर वो नेगेटिवली स्लोप्ड है। क्यों नेगेटिवली स्लोप्ड है? क्योंकि लेस क्वांटिटी कैन बी सोल्ड, कम क्वांटिटी हम सेल कर सकते हैं लोअर प्राइस पर। क्या ये चीज सही है? नहीं, ये गलत है। हम कम प्राइस पर ज्यादा क्वांटिटी को सेल कर सकते हैं, ठीक है। फिर डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली इज नेगेटिवली स्लोप्ड एज मोर क्वांटिटी कैन बी सोल्ड ओनली एट हायर प्राइसेस। क्या बोल रहा है आपका ये चीज कि डिमांड कर्व जो है मोनोपोली के अंडर वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है क्योंकि मोर क्वांटिटी आप सेल कर सकते हो हायर प्राइस पर। जब नेगेटिवली स्लोप्ड है तो ऑब्वियस सी चीज है कि इनवर्स रिलेशनशिप है, दोनों हाई हाई हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, ये भी आपका रॉन्ग बनता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, योर ऑप्शन बी, दैट इज डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली इज नेगेटिवली स्लोप्ड एज मोर क्वांटिटी कैन बी सोल्ड ओनली एट लोअर प्राइस, ठीक। फिर इसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। A monopoly selects a higher price and lesser quantity of output than a price taking company. क्या बोल रहा है, एक जो मोनोपोली है वो हायर प्राइजेस को सिलेक्ट करता है और लेस क्वांटिटी को सिलेक्ट करता है, लेस क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को, एज कंपेयर टू अ प्राइस टेकिंग कंपनी, दैट मीन्स परफेक्ट कॉम्पिटिशन के कंपैरिजन में। हमें बताना है कि कौन सा ट्रू है। एक बार सारे पढ़ ले तो उससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना आपको आपका माइंड चलाना पड़ेगा। मोनोपोली सिलेक्ट्स लोअर प्राइस एंड लेसर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट देन अ प्राइस टेकिंग कंपनी। अब देखो एलिमिनेट करते चलना, यहाँ पर लिखा है लोअर प्राइस, यहाँ पर लिखा है लेसर क्वांटिटी। अभी अभी पढ़कर आए मोनोपोली का जो कर्व वो कैसा रहता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, दैट मीन्स कि इनवर्स रिलेशनशिप होगा आपकी प्राइस और क्वांटिटी में। लेकिन हम देख रहे हैं कि प्राइस भी कम क्वांटिटी भी कम, ये तो पॉजिटिव रिलेशनशिप हो जाता है, तो इस हिसाब से आपका ये वाला रॉन्ग बन जाएगा, ठीक है। दिस इज नॉट द ट्रू स्टेटमेंट। फिर सी पर आओ, मोनोपोली सिलेक्ट्स हायर प्राइस एंड मोर क्वांटिटी। हायर एंड मोर क्वांटिटी, फिर से दोनों सेम चल रहा है कि क्वांटिटी भी ज्यादा है प्राइस भी ज्यादा है, दैट मीन्स पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से ये वाला भी आपका क्या है, रॉन्ग बन गया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, मोनोपोली सिलेक्ट्स हायर प्राइस एंड लेसर क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट देन अ प्राइस मेकिंग कंपनी। व्हाट इज अ प्राइस मेकिंग कंपनी? प्राइस मेकिंग कंपनी हम बोलेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, या फिर प्राइस मेकिंग हम बोले तो मोनोपोली इटसेल्फ इज अ प्राइस मेकिंग कंपनी। तो अगर चलो ठीक है हम लोग मोनोपोली को हटा देते हैं, हम मोनोपोलिस्टिक के साथ में इसका कंपैरिजन करते हैं।
तो मोनोपोलिस्ट के जो है कंपैरिजन में जो आपका मोनोपोली है वो हायर प्राइजेस जो है वो क्या कर रहा है, वो हायर प्राइजेस को चूज कर रहा है इन लेसर क्वांटिटी को एज कंपेयर टू मोनोपोलिस्टिक। वैसे तो वो जो है हमारी मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन होता है वो परफेक्टली प्राइस मेकिंग कंपनी होती ही नहीं है। जो प्राइस मेकिंग कंपनी है वो मोनोपोली इटसेल्फ ही है, ठीक है, बिकॉज जो हमारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वो एक पार्शियल प्राइस कंट्रोल जो है उसका रहता है, ना तो वो कंप्लीटली प्राइस टेकर है ना ही वो कंप्लीटली प्राइस मेकर है। इसलिए जब यहाँ पर प्राइस मेकिंग कंपनी बोला जा रहा है तो अगर एकदम एप्रोप्रिएटली जाए तो मोनोपोली वुड बी द बेस्ट वन, राइट। तो मोनोपोली का मोनोपोली के साथ में कंपैरिजन कुछ सेंसफुल है ही नहीं, ये बन जाता है हमारा रॉन्ग। बचा कौन सा आपका फर्स्ट वाला, हायर प्राइस लेसर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट देन अ प्राइस टेकिंग कंपनी। जो परफेक्ट कंपटीशन है उसके कंपैरिजन में जो मोनोपोली है वो हायर प्राइसेस को सिलेक्ट करता है कि ठीक है हम हायर प्राइस रखेंगे, हम लेस क्वांटिटी को सेल करेंगे, बट इट्स ओके, ठीक है। तो ये चीज जो है ये मोनोपोली सिलेक्ट करता है एज कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? यस, ये ट्रू है, ठीक है। अब अगर नहीं समझ में आई वो कैसे ट्रू है, तो हमने बाकियों को एलिमिनेट करा तो उससे जो है हमें समझ में आ गया कि कौन सी वाली जो स्टेटमेंट है वो हमारी ट्रू स्टेटमेंट निकलेगी, ठीक है। तो आई गेस कि ये चीज भी क्लियर। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आओ। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ विच फॉर्म ऑफ मार्केट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है ये कौन सी फॉलोइंग मार्केट का क्या है, कौन से फॉर्म ऑफ मार्केट का एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर बनता है। मतलब कि ये जो चारों मार्केट को एक दूसरे से हम अलग करते हैं तो वो किसके बेसिस पर करते हैं, उनके वेरियस फीचर्स के बेसिस पर करते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है ये कौन से फॉर्म ऑफ मार्केट का पार्ट है या कौन से फॉर्म ऑफ मार्केट का फीचर है। ऑप्शंस हैं आपके पास में, perfect competition, monopoly, oligopoly and monopolistic competition. Very easy answer, that would be your option D, monopolistic competition. monopolistic competition में जो है एक जो फर्म है या एक जो ये जो मार्केट है इसमें हम लोग कौन सा फीचर देखते हैं, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, so that is of product differentiation, ठीक। आई गेस क्लियर है ये चीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। टूथपेस्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ विच टाइप ऑफ मार्केट फॉर्म। अब थोड़ी देर पहले ही स्टार्टिंग में ही मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दिया था, तो आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से पता है ये किस कौन से उसका एग्जाम्पल है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। द करेक्ट आंसर वुड बी योर ऑप्शन डी, दैट इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ठीक। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आओ। कंज्यूमर्स गेट मैक्सिमम वैरायटी ऑफ गुड्स अंडर। जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें मैक्सिमम वेराइटी ऑफ गुड्स कौन से पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मार्केट के अंडर मिलती है। फर्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन। जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें क्या वेराइटी ऑफ गुड्स मिलते हैं? नहीं। परफेक्ट कंपटीशन में तो होमोजीनियस गुड्स मिलते हैं, वेराइटी ऑफ गुड्स नहीं मिलते हैं, तो ये चीज गलत हो जाती है। मोनोपोली, मोनोपोली इज व्हाट, अ सिंगल सेलर। तो सिंगल सेलर जो वो उसका सिंगल प्रोडक्ट ही सेल कर रहा होगा। क्या यहाँ पर वेराइटी ऑफ गुड्स मिले? नहीं, यहाँ पर भी नहीं मिलते हैं। ओलिगोपोली, व्हाट इज ओलिगोपोली? कुछ फ्यू फर्म्स हैं जो कि बहुत ही हम बोलेंगे क्या कर रही है, बहुत ही होमोजीनियस, या हम बोले नॉट एक्चुअली होमोजीनियस बट क्लोजली रिलेटेड गुड्स को सेल करती है, ठीक है। क्या यहाँ पर आपको बहुत सारी लार्ज वेराइटी, मैक्सिमम बोला जा रहा है, सबसे ज्यादा वेराइटी ऑफ गुड्स किस में मिलेंगे? तो क्या इसमें आपको सबसे ज्यादा वेराइटी ऑफ गुड्स मिलते हैं? सबसे ज्यादा नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? बिकॉज देयर कम्स मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में आपको लार्ज वेराइटी या हम बोले मैक्सिमम वेराइटी ऑफ गुड्स मिलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पर आपके पास में डिफरेंट चीजें हो गई, बिस्किट्स हो गए, देन कम्स योर टूथपेस्ट, टूथब्रश, उसके बाद में आपकी जो भी और भी ये स्नैक्स हो गए, उसके अलावा डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रांड्स यू हैव, डिफरेंट काइंड ऑफ वॉचेस यू हैव, डिफरेंट काइंड ऑफ फुटवेयर्स यू हैव। ऐसे कर करके बहुत सारी वेराइटी ऑफ गुड्स होते हैं आपके पास में। इवन बहुत सारे तो ऐसे होते हैं या आज की डेट में भी ऐसे हैं जो कि आप लोगों को पता भी नहीं है लेकिन वो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो देयर आर हम बोलेंगे
लार्ज नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ गुड्स, ठीक है। तो अगर हम इन सब में से कंपैरिजन करें तो मैक्सिमम वेराइटी ऑफ गुड्स आपको किस में मिलेंगे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। ऑलराइट, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द डिमांड कर्व इज रिलेटिवली इलास्टिक। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो डिमांड कर्व है वो रिलेटिवली इलास्टिक होता है। रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब क्या होगा कि प्राइस में अगर आपने थोड़ा बहुत चेंज किया है तो उसकी वजह से आपकी डिमांड काफी चेंज हो सकती है, ठीक है। ये बोल रहा है आपका जो फर्स्ट वाला है ये ऑप्शन बी है, इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द डिमांड कर्व इज रिलेटिवली इन इलास्टिक। रिलेटिवली इन इलास्टिक, रिलेटिव यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, मतलब कि लगभग इलास्टिक, लगभग इन इलास्टिक, मतलब कि आप प्राइस चेंज करोगे तो भी आपकी जो डिमांड है वो चेंज नहीं होगी। ऑप्शन सी, इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या हो जाता है कि बिल्कुल इलास्टिक है, आपने थोड़ा सा चेंज किया, डिमांड जो है वो इनफाइनाइट चेंज हो गई। और वही एक बोल रहा है कि परफेक्टली इनइलास्टिक, चाहे आप प्राइस में कितना ही चेंज कर लो डिमांड चेंज नहीं होगी। अब इसमें से करेक्ट आंसर क्या आएगा, सबसे पहले तो ये जो दोनों परफेक्ट है ना, ये हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि देयर इज नथिंग लाइक परफेक्ट इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बिकॉज देयर आर सम पीपल जो कि बिल्कुल क्या है, ब्रांड लॉयल है। हम तो इनके लॉयल कस्टमर्स हैं, या चाहे प्राइस को कितना ही बढ़ाए, प्राइस को कितना ही कम करे, वी डोंट केयर, हम तो इन्हीं के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो वो जो है वो एक ब्रांड स्पेसिफिक हो जाते हैं, तो इसलिए जो है परफेक्ट वाली चीज यहां पर नहीं आने वाली। उसके बाद में रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इनइलास्टिक की बात करें तो कौन सा सही होगा। देखो, रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब है कि अगर आप आपके प्राइस में चेंजेस कर रहे हो तो जो आपके कस्टमर्स हैं वो अपनी डिमांड और किसी प्रोडक्ट की करने लगेंगे। क्या ये चीज सही है? बिल्कुल सही है। देखो, we have closely related goods, right? तो यहाँ पर जो है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, कुछ फीचर्स डिफरेंट है, लेकिन जो है हम सब्स्टिट्यूट इजीली कर सकते हैं। अब जैसे कि हम लोगों ने पेस्ट लिए थे, टूथपेस्ट लिए थे, मान लो कोलगेट, पेप्सोडेंट एंड वी हैव क्लोजअप, ठीक है। ये तीन चलो मैंने ले लिए, इसके अलावा और भी हैं लाइक मीसवाक हो गया, पतंजलि के डिफरेंट जो हैं वेरिएशंस हो गए, इनके भी डिफरेंट आते हैं। उसके बाद में और भी आ गए, डाबर के आ गए, तो इस वे में जो है ना वेरियस आ गए आपके पास में। अब मान लो मैं कोलगेट यूज करती हूँ और मुझे पता चला कि भाई कोलगेट ने जो है ना अपने प्राइस जो है वो इंक्रीज कर दिए। अब वो जो इंक्रीज्ड प्राइस था वो मुझे कुछ हजम हुआ नहीं, आई वॉज नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट। मैंने देखा कि पेप्सोडेंट जो है वो सेम प्राइस पर ही वर्क कर रहा है। ऑलराइट, मतलब कि ये जो इंक्रीज्ड प्राइस है उससे कम प्राइस पर मुझे पेप्सोडेंट मिल जाएगा सेम क्वांटिटी में। तो एज अ रैशनल कंज्यूमर मैं क्या करूंगी, मैं क्या कोलगेट का और कंजम्पशन करूंगी या पेप्सोडेंट का। और ये समझ लेना कि मैं कोई भी ब्रांड स्पेसिफिक नहीं हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोलगेट है या पेप्सोडेंट है, मुझे बस इतना फर्क पड़ता है कि हाँ मेरे पास जो है टूथपेस्ट है जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से जो है मैं ब्रश कर पाऊंगी। तो अगर ये कोलगेट ने प्राइस बढ़ाया तो बिकॉज आई एम नॉट वेरी मच ब्रांड स्पेसिफिक एंड मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे इसी को यूज करना है, मैं अपनी डिमांड कम कर दूंगी, मतलब कि मैं डिमांड नहीं करूंगी कोलगेट को। अब मैं जो हूँ दूसरे जो इसके सब्स्टिट्यूट्स हैं उन्हें डिमांड कर लूंगी, क्योंकि मुझे तो भाई मेरा जो एक मेन मोटिव है ब्रश करने का वो मुझे कंप्लीट करना है, चाहे मैं पेप्सोडेंट से करूं, चाहे मैं कोलगेट से करूं, चाहे मैं क्लोजअप से करूं, उससे वो मुझे मैटर नहीं करता। लेकिन मैटर क्या करता है एक रैशनल कंज्यूमर को, जो प्राइस है। इफ अगर आप हाई प्राइसेस चार्ज करने लगोगे तो हम आपकी डिमांड कम कर देंगे। वहीं अगर पता चले कि कोलगेट जो है अपने प्राइसेस कम कर रहा है, ठीक है, कोलगेट ने जो है अपने प्राइसेस कम कर दिए, तो ये जो दूसरे कंज्यूमर्स हैं जो पेप्सोडेंट क्लोजअप यूज कर रहे हैं, जो कि ब्रांड स्पेसिफिक नहीं है, वो लोग भी अब कोलगेट को कंज्यूम करने लगेंगे। तो विथ अ स्लाइट चेंज इन द प्राइस द डिमांड कैन चेंज, ठीक है। और रिलेटिवली इलास्टिक मतलब कि डिमांड चेंज होती है। वहीं अगर मैं बोलूं इसका रिलेटिवली इनइलास्टिक, तो ये तो सिर्फ उस केस में होगा
कि बहुत ही ब्रांड स्पेसिफिक लोग हैं। एंड अगर हम इंडिया में बात करें तो आपके पास में ब्रांड स्पेसिफिक कम आएंगे, एंड ये जो ऐसे नॉर्मल होते हैं कि नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी ब्रांड का है कौन सी का नहीं है, हमें सब कुछ चलता है, वो लोग आपको मेजॉरिटी में दिखेंगे। तो फिर आपकी डिमांड कैसी होगी, इन इलास्टिक होगी या इलास्टिक होगी, रिलेटिवली इन इलास्टिक और रिलेटिवली इलास्टिक, दैट वुड बी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, योर ऑप्शन ए, दैट इज इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द डिमांड कर्व इज रिलेटिवली इलास्टिक। ठीक, आई गेस क्लियर है ये चीज। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। Which of the following statement is true? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट्स हाईली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट्स हैं उनमें हाईली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पर आओ, मोनोसोनिस्ट मार्केट हैव हाईली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। थोड़ा सा इसका जो है ना टर्म पढ़ो, क्या लिखा है, मोनोसोनिस्ट। क्या हमने कुछ ऐसा पढ़ा है, मोनोसोनिस्ट, व्हाट इज दिस? या तो हमने मोनोपोली पढ़ा है या हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ा है। वी हैवंट लर्नड मोनोसोनिस्ट, राइट? तो दैट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज कर रहा है। हटाओ इस वाले को, हम जो है डायरेक्टली क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि हमने जो फर्स्ट वाला देखा वही हमें जो है एक करेक्टनेस की क्या दे रहा है, वो वहां से हमें एक वो एसेंस मिल रहा है कि नहीं ये करेक्ट है, बिकॉज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट्स हैव हाईली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। ये बात बिल्कुल सही है ना? लेकिन चेक करेंगे, अभी हम सब कुछ पढ़ेंगे। परफेक्ट कॉम्पिटिशन हैव हाईली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। क्या परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हाईली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं? नहीं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो बिल्कुल आइडेंटिकल होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये चीज यहां से रॉन्ग बनती है। फिर मोनोपोली मार्केट्स हैव हाईली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। जो मोनोपोली मार्केट्स हैं उनमें हाईली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं? नहीं, मोनोपोली इज अ सिंगल सेलर जो कि सिंगल प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो डिफरेंशिएटेड आइटम्स या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स कहीं से आएंगे ही नहीं, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन भी गलत है। दैट मीन्स आपका करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, योर ऑप्शन ए, monopolistic competitive markets have highly differentiated products. All right, I guess clear हो गई ये चीज। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आओ। Identify the market form which has indeterminate demand curve. कौन से मार्केट में indeterminate demand curve होता है? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बहुत ही इजी आंसर है स्टूडेंट्स, दैट वुड बी योर ऑप्शन सी, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली जो है उसमें आप लोगों के पास में इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व होता है, बिकॉज ओलिगोपोली मार्केट जो होता है वो प्राइस में चेंजेस रियली करता है। ठीक है, वो प्राइस में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करता है, वो नॉन प्राइस कंपटीशन ज्यादा यूज करता है, तो इसलिए जो है वो इनडिटर्मिनेट कर्व होता है। कब किस उस पर जो है किस प्राइस पर कब जो है डिमांड बढ़ जाए कब कम हो जाए ये हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, बिकॉज जो एक मेन फंक्शन है ओलिगोपोली का या मेन फीचर है दैट इज नॉन प्राइस कंपटीशन, इसलिए जो है इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व हमें देखने को मिलता है। तो योर ऑप्शन सी, दैट इज ओलिगोपोली, इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आओ। ओलिगोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर आर, ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें कि मेनी सेलर्स है, वन सेलर है, फ्यू सेलर्स है, नन ऑफ दीज। क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या वहां पर मेनी सेलर्स होते हैं या वहां पर फ्यू सेलर्स होते हैं? देखो वन सेलर तो नहीं होता, ये तो आप लोगों को पता है। वन सेलर जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली में होता है, तो वो तो हमने कर दिया कैंसिल। उसके अलावा आप ये बताओ कि ओलिगोपोली में आपके पास में मेनी सेलर्स है या फ्यू सेलर्स है? सो यू हैव फ्यू सेलर्स, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? योर ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आओ। Which of the following statement is true? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? डिमांड कर्व इज इनडिटर्मिनेट अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंडर जो डिमांड कर्व वो इनडिटर्मिनेट है। इज इट सो? नहीं, वी नो कि इसमें डिमांड कर्व आपका कैसा आ जाएगा, ये वाला है ना।
आपका जो है डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, सिंपली आपका जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें सेम प्राइस पर, या हम बोले कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि जब प्राइस कम होगा तब डिमांड बढ़ेगी, ये वाला केस होता ही नहीं है। सेम प्राइस पर जो है वेरियस डिमांड होती है, ठीक है। तो आपका जो है इनडिटर्मिनेंट कर्व इसके अंदर नहीं होता है। डिमांड कर्व इज इनडिटर्मिनेंट अंडर मोनोपोली, नॉट एट ऑल। हमने देखा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जो कि हमें ये बताता है कि जैसे जैसे आप प्राइसेस कम करोगे वैसे वैसे डिमांड बढ़ने लगेगी। फिर डिमांड कर्व इज इनडिटर्मिनेंट अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये भी सही नहीं है, बिकॉज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी जो है डिमांड मोर ऑफ किसके साइड जाएगी, जहां पर प्राइसेस आपको कम देखने को मिल रहा है, मतलब कि वहां पर भी जो है आपको एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ही देखने को मिलेगा। देन डिमांड कर्व इज इनडिटर्मिनेंट अंडर ओलिगोपोली, अभी अभी पढ़कर आए कि यही चीज होती है, सो दैट इज आपका जो ऑप्शन डी है ये होता है आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। The existence of oligopoly requires that a few firms are able to gain significant market power but can't prevent other smaller competitors from entering the market. Option B है, the existence of oligopoly requires that large number of firms are able to gain significant market power, preventing other small competitors from entering the market. उसके बाद में सी ऑप्शन है, the existence of oligopoly requires that a few firms are able to gain significant market power, preventing other smaller competitors from entering the market. And D is the existence of monopoly requires that a few firms are able to gain significant market power, preventing other smaller competitors from entering the market. अब सबसे पहले जो मैं बिल्कुल आंख बंद करके अपना एक ऑप्शन जो एलिमिनेट करूंगी, दैट वुड बी ऑप्शन डी। क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मोनोपोली, और यहाँ पे बोला जा रहा है फ्यू फर्म्स, बट वी नो मोनोपोली दैट इज सिंगल सेलर, तो सिंगल सेलर में फ्यू फर्म्स कहां से आई, वहां पर तो सिंगल फर्म होनी चाहिए थी, इसलिए हमारा ऑप्शन डी इज द रॉन्ग ऑप्शन। उसके बाद में इस पर आते हैं, क्या बोला जा रहा है, द एग्जिस्टेंस ऑफ ओलिगोपोली रिक्वायर्स दैट फ्यू फर्म्स, ठीक है यहां तक सही है, आर एबल टू गेन सिग्निफिकेंट मार्केट पावर, प्रिवेंटिंग अदर स्मॉलर कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट। अगर मैं देखूं तो सी ऑप्शन और ए ऑप्शन में सिर्फ एक डिफरेंस है, यहां पर लिखा है कांट प्रिवेंट, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, कांट प्रिवेंट, और यहां पर बोला जाता है प्रिवेंटिंग, मतलब कि ओलिगोपोली प्रिवेंट करती है या नहीं करती है स्मॉल कॉम्पिटिटर्स को फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट, इस पर हमें डिसीजन बनाना पड़ेगा। उसके पहले जो हमारा बी ऑप्शन है उसे हम कैंसिल करना चाहेंगे। क्यों कैंसिल करना चाहेंगे? क्योंकि बोला जा रहा है ओलिगोपोली एंड लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, तो वी नो कि ओलिगोपोली में लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स नहीं है, ओलिगोपोली में फ्यू फर्म्स है, इसलिए आपका ऑप्शन बी भी क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है। अब बात आती है कि आपका ए सही है या बी सही है, तो उसके ए सही है या सी सही है, तो उसके लिए आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। दैट मीन्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो है फ्रीली एंटर कर सकते हैं क्या ओलिगोपोली मार्केट को, कोई भी जो एक कॉम्पिटिटर है, कोई भी जो फर्म है, वो क्या कर सकते हैं फ्रीली एंटर या नहीं कर सकते हैं? द आंसर इज नहीं कर सकते। एकदम जो है ना फ्रीली एंट्रेंस नहीं होता है, वहां पर जो फ्यू फर्म्स होती है वो प्रिवेंट करती है स्मॉल कॉम्पिटिटर्स को मार्केट में एंटर होने से। तो दैट मीन्स आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, यार ऑप्शन सी, दैट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ ओलिगोपोली रिक्वायर्स दैट अ फ्यू फर्म्स आर एबल टू गेन सिग्निफिकेंट मार्केट पावर, प्रिवेंटिंग अदर स्मॉलर कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आ गया आपका ऑप्शन सी। ऑलराइट, आई गेस क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आप लोगों को। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
What is the shape of demand curve faced by a firm under perfect competition? Perfect competition में demand curve कैसा होता है? Vertical, horizontal, positively sloped and negatively sloped. बहुत ही easy answer है. क्या होगा? That would be our option A, जो कि क्या है? Horizontal. हम लोगों ने देखा ही है, अभी अभी पढ़ा ही है कि ऐसा वाला कर्व बनता है कि इस प्राइस पर आपको जो भी क्वांटिटी डिमांड करनी है आप कर सकते हो. So this is what horizontal. ठीक. फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, which one of the following equation is not a characteristics of price taker? इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो कि प्राइस टेकर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? ऑप्शंस हैं आपके पास में, TR इज इक्वल्स टू P इंटू Q, ऑप्शन बी है AR इज इक्वल्स टू प्राइस, ऑप्शन सी नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व एंड ऑप्शन डी मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस. इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो कि एक प्राइस टेकर की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? व्हाट इज अ प्राइस टेकर? प्राइस टेकर कौन है? हु इज अ प्राइस टेकर? तो वो है परफेक्ट कंपटीशन, राइट? परफेक्ट कंपटीशन वाली जो भी हमारी फर्म्स हैं वो आती है वो आती है प्राइस टेकर में. प्राइस टेकर में हमें पता है कि AR किसके इक्वल होता है? AR जो है वो तो प्राइस के इक्वल होता ही है. आई एम सो सॉरी, AR जो है वो तो प्राइस के इक्वल होता ही है, वी नो दिस. तो ये चीज तो आपकी इसमें आने ही वाली है, राइट? इसके अलावा और क्या है प्राइस टेकर में? क्या MR भी आपके प्राइस के बराबर होगा स्टूडेंट्स? क्या MR भी प्राइस के बराबर होगा? MR को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? MR को हम फाइंड आउट करते हैं जो चेंज इन TR होता है एंड चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट होती है. ओके, ये मान लो हमने ले लिया TR, ये हमारी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट हो गई और यहाँ पर हम ले लेते हैं अपना MR. अब मैं बोल रही हूँ कि हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो कैसे निकालते हैं हम? वो हम निकालते हैं प्राइस इनटू क्वांटिटी करके. तो चलो यहाँ पर जो है हम अपना प्राइस भी ले लेते हैं. ओके, ये एक मैंने प्राइस के लिए कॉलम बना दिया. प्राइस मेरा कांस्टेंट है बिकॉज एक फर्म क्या है? प्राइस टेकर है. मैं प्राइस टेकर के हिसाब से ही ले रही हूँ. तो फर्म हमारा एक प्राइस टेकर है, तो मैं बोल रही हूँ कि 10 जो है वो क्या हो गई? वो हो गई हमारी प्राइस. ऑलराइट, क्वांटिटी मैंने ले ली 1, 2 एंड 3. अब TR क्या हो जाएगा? प्राइस इंटू Q इज TR, तो प्राइस इंटू Q कर दो. ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 20 और ये हो गया 30. MR को फाइंड आउट कर लो. कैसे करते हैं? ये 10 के ऊपर वाला नहीं है तो वो नहीं फाइंड आउट कर सकते. 20 माइनस 10 करेंगे तो आपका MR निकलेगा, दैट वुड बी 10. 30 माइनस 20 करेंगे तो फिर से MR निकला, ये आ गया आपका 10. और इसी को आप कंटिन्यू करोगे तो ऐसे ही आपका MR 10 आता जाएगा, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि ये प्राइस के इक्वल है. ठीक है, तो MR इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू प्राइस. ये वाली किसके अंदर आ गई सिचुएशन? आपके प्राइस टेकर के अंदर आ गई. आई गेस कि ये चीज आप लोगों को क्लियर भी है अच्छे से. अब उसके बाद में जो ऑप्शन है वो देखें. TR इज इक्वल्स टू P इंटू Q. क्या TR इज इक्वल्स टू P इंटू Q होता है? बिल्कुल होता है. एंड व्हेन अ फर्म इज अ प्राइस टेकर, तो AR जो है वो भी आपका इसी के इक्वल है. तो जब इसको आपने सॉल्व किया तो AR इज इक्वल्स टू प्राइस आ गया, जो कि ये वाला भी हो रहा है. ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमने बताया कि ये दोनों तो आपके प्राइस टेकर के कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं. वहीं अगर मैं लास्ट वाले देखूं तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस, अभी अभी जो है हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़कर आए, तो ये भी जो है ये आपके प्राइस टेकर होगी. हमें बताना है विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइस टेकर. जब एक फर्म प्राइस टेकर होती है स्टूडेंट्स, तो उसका डिमांड कर्व कैसा बनता है? उसका डिमांड कर्व जो है वो कुछ आपका ये बनने वाला है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, राइट? क्या बोला गया है यहाँ पर? नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व. दैट मीन्स ऐसा वाला. ये तो आपका जो है मोनोपोलिस्टिक इनमें बनेगा, आपके जो है प्राइस टेकर में नहीं आता है. तो प्राइस टेकर में एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनती है. दैट मीन्स कि ये जो है हमारा नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व, दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइस टेकर. तो इसके हिसाब से आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है और ऑप्शन सी. ठीक, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं. Which of the following option is not a condition of perfect competition? इनमें से कौन से ऑप्शंस हैं जो कि परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन नहीं है? दैट मीन्स परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स नहीं है. लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, perfect mobility of factors, informative advertising to ensure that consumers have good information, and option D, freedom of entry and exit into and out of the market.
अब बहुत ही क्लियर आंसर है इसका। क्या है क्वेश्चन? नॉट अ कंडीशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। दैट मीन सिंपल सी चीज है कि इनमें से कौन सा पर्टिकुलर ऑप्शन है जो कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन का फीचर नहीं है। अगर मैं सी देखूं तो ये क्या है? इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग टू इंश्योर दैट कंज्यूमर्स हैव गुड इंफॉर्मेशन। क्या परफेक्ट कंपटीशन में एडवर्टाइजिंग की जाती है? नहीं। परफेक्ट नॉलेज होता है वहां पर लोगों को, वहां पर कोई भी काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग की जरूरत नहीं होती, कोई भी काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट्स की जरूरत नहीं होती है। तो ये जो इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग है, क्या ये आपके परफेक्ट कंपटीशन का वो है, फीचर है? नहीं है। सो दैट मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? योर ऑप्शन सी, इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग टू इंश्योर दैट कंज्यूमर्स हैव गुड इंफॉर्मेशन। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन अ फर्म इज। परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर एक जो फर्म है वो क्या होती है? प्राइज मेकर एंड नॉट अ प्राइज टेकर, price taker and not prize maker, neither prize maker nor price taker and none of these. Perfect competition में firm कैसी होगी? That would be price taker not a prize maker. वो price taker है, वो price को make नहीं करती, वो price बनाती नहीं है। तो आपका correct option होगा your option B। ठीक, फिर next वाले पर आ जाते हैं। Which one of the following option is not a characteristics of perfectly competitive market? इनमें से कौन सा है जो कि perfectly competitive market का characteristics नहीं है? Large number of firms in the industry, outputs of the firms are perfect substitutes for one another, firms face downward sloping demand curve and D is resources are very mobile। बहुत ही easy आंसर है, मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, रीजन बीइंग कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है एंड आई गेस कि आप लोगों को इसका आंसर पता ही है। और अभी तक जो पढ़ते हुए आए हैं, जो भी पहले समझा और इस पर्टिकुलर वीडियो में भी जितना पढ़ा है, उसके हिसाब से हम इसका आंसर बहुत ही इजीली कर सकते हैं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? योर ऑप्शन सी, दैट इज फर्म्स फेस डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व होता है यहाँ पर, राइट? तो इसलिए आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। प्राइस टेकिंग फर्म्स, दैट इज फर्म्स दैट ऑपरेट इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट आर सेड टू बी स्मॉल रिलेटिव टू द मार्केट। Which one of the following option best describe this smallness? जो प्राइस टेकिंग फर्म है, दैट मीन्स जो फर्म्स हैं जो कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट हम बोल रहे हैं, उन्हें हम स्मॉल बोलते हैं रिलेटिव टू द मार्केट। ठीक है, एक मार्केट के हिसाब से हम बोलते हैं कि ये स्मॉल है। तो वो स्मॉल आप किस सेंस में बोल रहे हो? आपका स्मॉल बोलने का मतलब क्या है वो हमें समझाना है। ऑप्शंस हैं, द इंडिविजुअल फर्म मस्ट हैव फ्यूअर देन 10 एम्प्लॉइज, the individual firm faces a downward sloping demand curve, the individual firm has assets of less than rupees 20 lakhs, the individual firm is unable to affect market price through its output decision। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? दैट वुड बी योर ऑप्शन डी, the individual firm is unable to affect market price through its output decision। देखो, आपका जो मार्केट है अंडर परफेक्ट कंपटीशन, वो बहुत ही बड़ा मार्केट है। उसमें एक जो इंडिविजुअल फर्म है, या हम बोले एक जो इंडिविजुअल सेलर है, वो बहुत स्मॉल है। इंडिविजुअल सेलर एंड इंडिविजुअल बायर दोनों ही ना बहुत स्मॉल होते हैं। वो अपने इंडिविजुअलिटी के साथ में कोई भी डिसीजन जो है वो चेंज नहीं करवा सकते। तो एक जो है एक लार्ज मार्केट प्लेस में जो आपका इंडिविजुअल फर्म है, वो अपने जो है मार्केट डिसीजंस को उसके आउटपुट के हेल्प से चेंज नहीं करवा सकता है। रीजन बीइंग कि सारे लोग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो आपका एक का कुछ भी उसमें जो है ना अलग कंट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता। आप भी वही होमोजीनियस प्रोडक्ट्स बनाओगे, आप प्राइस जो हो वो कम या ज्यादा नहीं कर सकते हो इंडिविजुअली। अगर पूरा मार्केट में कोई चेंजेस हैं तो वो चीज चेंज होगी, बट इंडिविजुअली आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि हमारे ये जो स्मॉल है इसे समझा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। For a price taking firms,
मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन प्राइस, marginal revenue is equal to price, marginal revenue is greater than price, and the relationship between marginal revenue and price is indeterminate. जो हमारी प्राइस टेकिंग फर्म्स है इनके लिए जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो क्या होता है, लेस देन प्राइस होता है, वो आपका इक्वल टू प्राइस होता है, वो ग्रेटर देन प्राइस होता है, या फिर जो मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस के बीच का रिलेशनशिप है वो इनडिटर्मिनेट होता है। बहुत ही सिंपल इसका आंसर होगा, प्राइस टेकिंग फर्म्स कौन सी फर्म्स होती है, हमारी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, या हम बोले परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो है वो हमारे प्राइस टेकिंग के अंडर आता है। उसके अंदर अभी अभी मैंने आपको बताया जो मार्जिनल रेवेन्यू वो किसके इक्वल होता है, वो प्राइस के इक्वल होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, और ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। The firm in a perfectly competitive market is a price taker. This designation as a price taker is based on the assumption that जो एक फर्म है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में वो क्या है, वो एक प्राइस टेकर है। ये जो डेजिग्नेशन दिया है प्राइस टेकर का, ये किस अजम्पशन पर बेस्ड है वो हमें बताना है। द फर्म हैज सम बट नॉट कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट्स प्राइस, इट्स प्रोडक्ट प्राइस। क्या किसी फर्म के पास में कोई कंट्रोल होता है, नहीं होता है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन देयर इज जीरो कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पर जो है आपके जो प्रोडक्ट प्राइस है इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है एक फर्म का। सो दिस इज रॉन्ग। There are so many buyers and sellers in the market that any individual firm cannot affect the market, right? यहाँ पर इतने ज्यादा नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं कि यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल फर्म जो है वो मार्केट को अफेक्ट नहीं कर सकती। क्या ये चीज सही है? यस, ये बिल्कुल सही बोली जा रही है। ईच फर्म प्रोड्यूसेस अ होमोजीनियस प्रोडक्ट। हाँ, हमें पता है हर एक फर्म जो है होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाती है। एंड देयर इज इजी एंट्री इनटू और एग्जिट फ्रॉम द मार्केट प्लेस, ये भी हमें पता है। अब ये तीनों जो है ये बन जाते हैं क्या, फीचर्स किस चीज के, आपके परफेक्ट कंपटीशन के। लेकिन हमें ये बताना है कि ये जो प्राइस टेकर वाला जो अजम्पशन है या फिर ये जो प्राइस टेकर वाली चीज है ये किस अजम्पशन पर बेस्ड है। परफेक्ट कंपटीशन वी नो कि इन रियलिटी परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ऑब्वियस सी चीज है ये पूरा जो हमारा मार्केट है ये अजम्पशन वाला ही मार्केट हो गया। तो इसका कौन सा फीचर है उसे हम अज्यूम करके बोलते हैं कि एक जो फर्म है वो प्राइस टेकर है, दैट वुड बी और ऑप्शन बी। क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, तो कोई भी सिंगल सेलर जो है या कोई भी इंडिविजुअल फर्म जो है वो मार्केट डिसीजंस को चेंज नहीं कर सकती है, मार्केट को अफेक्ट नहीं कर सकती है। इसलिए जो है वहां पर फर्म्स क्या होती हैं, प्राइस टेकर होती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आओ। Suppose that a sole proprietorship is earning total revenue of rupees 1 lakh and is incurring explicit cost of 75,000. If the owner could work for 30,000 a year, we would conclude that the firm is incurring an economic loss. Implicit cost are rupees 25,000. The total economist cost are rupees 1 lakh. The individual is earning an economic profit of rupees 25,000. क्या बोला जा रहा है, एक सोल प्रोप्राइटर है जिसका टोटल रेवेन्यू कितना होता है, 1 लाख होता है, और उसमें से जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है वो है 75,000 के। दैट मीन्स कि एक जो सोल प्रोप्राइटर है, हु इज अ सोल प्रोप्राइटर, एक सिंगल सेलर हम बोल दे या एक सिंगल प्रोड्यूसर हम बोल दे, उसका जो है टोटल रेवेन्यू 1 लाख में से उसके जो कॉस्ट है वो 75,000 के हो जाते हैं, तो उसका जो बचा हुआ मनी है, जो प्रॉफिट है वो कितना बच जाता है, 25,000 का। अगर वही पर्सन, वो जो ओनर है, वो अगर 30,000 अ ईयर में क्या करता, वर्क करता, तो इसका क्या अभी हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, 30,000 ईयर में वर्क कर रहा है, मतलब कि साल भर में वो 30,000 रुपीज अर्न कर रहा है बाय वर्किंग फॉर सम अदर पर्सन, या किसी और वर्क में जो है वो 30,000 रुपीज पर ईयर कर रहा है अर्न, और यहाँ पर क्या कर रहा है, ये 25,000 अर्न कर रहा है। तो इसमें से हम क्या जो है कंक्लूड कर सकते हैं, द फर्म इज इनकरिंग एन इकोनॉमिक लॉस, हम यही कंक्लूड करेंगे। देखो इम्प्लिसिट कॉस्ट है 25,000, जरूरी नहीं है कि पूरा 25,000 में जो है ना ये इम्प्लिसिट कॉस्ट ही हो, जरूरी नहीं है। उसके बाद में टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट आर 1 लाख, ये चीज भी नहीं है।
एंड द इंडिविजुअल इज अर्निंग एन इकोनॉमिक प्रॉफिट ऑफ ₹25,000। तो अब इस प्रॉफिट में से उसका खुद का कॉस्ट कितना है वो भी हमें नहीं पता है, इसलिए हम पूरा का पूरा जो 25,000 है उसे प्रॉफिट भी नहीं बोल सकते, राइट। लेकिन हाँ, इतना हम बोल सकते हैं कि अगर एक जो पर्सन है वो अगर और कुछ वर्क करता तो उसे ईयरली 30,000 मिल जाते, और ऐसे में उसके पास में 25,000 ही बच रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स जो फर्म है वो इकोनॉमिक लॉस इनकर कर रही है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। A purely competitive firm's supply schedule in the short run is determined by, एक जो purely competitive firm का supply schedule है short run में, उसे हम कैसे determine करते हैं? What is a purely competitive firm? कौन से मार्केट के अंदर जो है ये आने वाला है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन का क्या मतलब है? वहां पे कोई कॉम्पिटिशन होता है क्या? वहां पे कोई प्योरली कॉम्पिटिटिव फर्म्स होती है क्या? नहीं। वहां पे क्यों कॉम्पिटिशन होगा? वहां पर तो सेम प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट को जो है सेल किया जाता है, तो वहां पे कोई कॉम्पिटिशन हो ही नहीं सकता। सेम प्राइस पर आप सेल कर रहे हो, कोई भी फीचर्स अलग नहीं है, तो वो कॉम्पिटिशन है ही नहीं, ठीक है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ये जो है ना प्योरली कॉम्पिटिटिव फर्म्स ये आएगा ही नहीं। उसके बाद में आता है क्या? मोनोपोली। क्या मोनोपोली में कोई कॉम्पिटिशन है? नहीं। मोनोपोली तो एक सिंगल सेलर है, तो सिंगल सेलर जो है अपने आप से तो कंपटीशन नहीं कर रहा है ना, तो मोनोपोली में भी कोई कंपटीशन नहीं होता है। उसके बाद में क्या आता है आपका? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक प्योरली कॉम्पिटिटिव फर्म के अंडर आएगी? बिल्कुल आएगी। जो आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो भी फर्म्स होती हैं वो क्या है? वो प्योरली कॉम्पिटिटिव फर्म्स है। उन्हें जो है वो एक दूसरे के साथ में एकदम क्या चलता है? एकदम टसल वाला कंपटीशन चलता है। एक बोलेगा, ब्रिटानिया बोलेगा हम आगे जाएंगे, और दूसरा बोलेगा, पार्ले जी बोलेगा हम आगे जाएंगे, राइट। तो इसमें जो है ना बहुत ज्यादा क्या है, इनके आपस में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। वो अपने प्रोडक्ट में ऐसे ऐसे फीचर्स डालते हैं कि उनका प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा रहे, राइट। वो अपने प्रोडक्ट को अपने जो सब्स्टिट्यूट्स हैं उनसे क्या करते हैं? उनसे आगे रखना चाहते हैं। तो दैट इज अ प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट, ऑलराइट। तो प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट कौन सा हो गया? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन हो गया है, ठीक है, या मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया ये हमारे। तो ऐसे में जो एक फर्म का सप्लाई शेड्यूल है शॉर्ट रन में, उसे हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? Its average revenue, its marginal revenue, its marginal revenue for money curve and its marginal cost curve. Sorry, marginal utility for money curve and D is its marginal cost curve. तो सप्लाई शेड्यूल को आप शॉर्ट रन में कैसे डिटरमाइन करोगे? किसकी हेल्प से डिटरमाइन करोगे? सो दैट वुड बी इट्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है। जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है या जो मार्जिनल कॉस्ट होता है उसकी हेल्प से जो है हम एक प्योरली कॉम्पिटिटिव फर्म का सप्लाई शेड्यूल बताते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। द टर्म मार्केट रिफर्स टू, जो टर्म है मार्केट, इसका मतलब क्या होता है? प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स बार्गेन अ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर अ प्राइस, प्लेस वेयर बायर डज नॉट बार्गेन, C is place where seller does not bargain and D is none of these. What would be the correct option? इनमें से जो ये टर्म है मार्केट, इसका मतलब क्या होगा? तो मार्केट का मतलब जो है हमारा फर्स्ट वाला होगा, एक ऐसी प्लेस जहां पर बायर भी है, जहां पर सेलर भी है, और वो किसी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर उसके प्राइस पर जो है बार्गेन कर रहे हैं। बार्गेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो उनकी चॉइस है, लेकिन द मेन चीज इज कि जो एक मार्केट है वो एक प्लेस है जहां पर बायर भी होगा, सेलर भी होगा, और वो किसी प्रोडक्ट के ऊपर जो है उसको क्या करेंगे? उसको एक्सचेंज करेंगे, उस पर कोई भी बातचीत करेंगे, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो सारी चीजें। सो एनी प्लेस जहां पर बायर एंड सेलर दोनों होते हैं और वो ट्रेड करते हैं, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड मार्केट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement is not a characteristics of monopolistic competition? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की स्टेटमेंट नहीं है? ऑप्शंस आर ए, एज ऑफ एंट्री इनटू द इंडस्ट्री, ऑप्शन बी क्या है हमारा?
product differentiation, option C a relatively large number of sellers and option D a homogeneous product। हमें बताना है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगी। बहुत ही सिंपल है इसको आंसर करना, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी अ होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट जो है वो हमारे ये जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है। ठीक है, तो आई गेस ये चीज क्लियर हो गई, आपका ये जो आंसर है वो क्लियर हो गया है आप लोगों को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली एक्सेप्ट, इन ये सब जो है ये मोनोपोली की कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक्सेप्ट कौन सा है जो कि नहीं है वो हमें बताना है। देयर इज अ सिंगल सेलर, द फर्म इज अ प्राइस टेकर, द फर्म प्रोड्यूसेस अ यूनिक प्रोडक्ट, द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एडवर्टाइजिंग। तो क्या होगा इसका ऑप्शन, दैट इज द फर्म इज अ प्राइस टेकर। मोनोपोली जो है वो कभी भी प्राइस टेकर नहीं है, वो प्राइस मेकर है, वो एक सिंगल सेलर है, वो खुद का प्राइस खुद बनाता है। तो मोनोपोली इज अ प्राइस मेकर नॉट अ प्राइस टेकर। ठीक है, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन बी है ये है आपका करेक्ट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्रीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय, जो ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्रीज है वो कैसे कैरेक्टराइज की जाती है। अ फ्यू डोमिनेंट फर्म्स एंड सब्सटैंशियल बैरियर्स टू एंट्री, ऑप्शन बी अ फ्यू लार्ज फर्म्स एंड नो एंट्री बैरियर्स, option C a large number of small firms and no entry barriers, option B one dominant firm and low entry barriers। one dominant firm है क्या, बिल्कुल नहीं। large number of small firms है या large number of big firm, few number of big firms होती है, large number of small firms होती है। आपकी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स तो बिल्कुल नहीं होती है, राइट, बिकॉज यहाँ पर स्मॉल फर्म्स नहीं, यहाँ पर आपके पास में बिग फर्म्स होती है लेकिन फ्यू नंबर होता है। Then a few large firms and no entry barriers, entry barriers नहीं है। इसके पहले जो है इसी पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं जिसमें कि हमें पता है कि एंट्री बैरियर्स होते हैं। यहाँ पर लिखा है नो एंट्री बैरियर्स, क्या ये चीज सही है? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। उसके बाद में a few dominant firms and substantial barriers to entry, तो क्या सब्सटैंशियल बैरियर्स होते हैं एंट्री में? बिल्कुल होते हैं। कोई फ्यू डोमिनेंट फर्म्स होती हैं, मतलब कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स नहीं, कुछ फ्यू फर्म्स है, फ्यू फर्म्स होती हैं, बिल्कुल होती हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ? योर ऑप्शन ए, दैट इज अ फ्यू डोमिनेंट फर्म्स एंड सब्सटैंशियल बैरियर्स टू एंट्री। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन डिफर्स फ्रॉम परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइमरली बिकॉज, जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन है वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन से डिफर करता है। प्राइमरली एक जो उसका मेन डिफरेंस है उन दोनों में वो हमें बताना होगा, किस वजह से। इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन फर्म्स कैन डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट्स, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन फर्म कैन डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट्स। In monopolistic competition, entry into the industry is blocked, and D is in monopolistic competition there are relatively few barriers to entry। देखो ये दो एंट्री के बारे में बात किया गया, तो अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, तो परफेक्ट कंपटीशन में तो एकदम फ्री एंट्री है, एंड अगर हम मोनोपोलिस्टिक की बात करें तो एंट्री कोई खास मुश्किल नहीं होती है यहाँ पर, तो इसलिए ये दोनों तो हो गए गलत। बी ऑप्शन बोल रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन जो है उसके पास में डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम प्रोडक्ट्स, क्या ये चीज सही है? नहीं, परफेक्ट कंपटीशन में आपको होमोजीनियस प्रोडक्ट्स मिलते हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, तो ये भी गलत है। उसके बाद में ए ऑप्शन क्या है आपका? इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म्स कैन डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट, क्या फर्म्स उनके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकती है? यस, बिल्कुल कर सकती है अंडर मोनोपोलिस्टिक, और यही चीज जो है ये आपके परफेक्ट कंपटीशन से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को डिफरेंट बनाती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया और ऑप्शन ए। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। In which form of market structure is the degree of control over the price of its product by a firm very large? कौन से फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर में जो डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द प्राइस है, ओके,
ऑफ अ प्रोडक्ट वो बहुत ज्यादा लार्ज होता है, या हम बोले कि जो कंट्रोल है ओवर प्राइस वो बहुत ज्यादा होता है। कौन से काइंड ऑफ मार्केट फॉर्म में? ऑप्शंस में आपके पास में चारों मार्केट फॉर्म्स हैं। आई गेस आपको इसका करेक्ट आंसर पता है, दैट वुड बी मोनोपोली। क्यों मोनोपोली? बिकॉज मोनोपोली में क्या बोल रहे हैं हम, सिंगल सेलर है, तो वो सिंगल सेलर जो चाहे वो प्राइस रख सकता है, लोगों को उसका प्रोडक्ट खरीदना ही पड़ेगा बिकॉज उनके पास में कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो जो फुल कंट्रोल या हम बोले मैक्सिमम कंट्रोल जो है अपने प्रोडक्ट पर, इन सारों में से वो किसके पास में होता है? दैट इज मोनोपोली। तो आपका करेक्ट आंसर है योर ऑप्शन ए, मोनोपोली। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। Under which one of the following forms of market structure does a firm have no control over the price of its product? इनमें से कौन सी फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें कि एक फर्म के पास में जीरो कंट्रोल होता है, नो कंट्रोल होता है उसके प्राइस पर? तो जीरो कंट्रोल या नो कंट्रोल कौन से उसमें होता है स्टूडेंट्स? क्या है आपके पास में? मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दैट वुड बी परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में आप थोड़ा सा भी प्राइस इधर से उधर नहीं कर सकते हो। जो प्राइस आपको दे दिया है, जो इंडस्ट्री ने प्राइस दे दिया है, वही फर्म को लेना पड़ेगा। ठीक है, एक स्लाइड सा पॉइंट से भी जो है ना डिफरेंस नहीं कर सकते हो आप प्राइस में। तो नो कंट्रोल किसके पास है प्राइस के ऊपर? दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Price discrimination will be profitable only if the elasticity of demand is different in different sub market is। जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो प्रॉफिटेबल होगा कब? वही हमें बताना है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो डिफरेंट सब मार्केट्स में कैसी है, यूनिफॉर्म है, डिफरेंट है, लेस है और जीरो है। तो द ऑप्शन वुड बी डिफरेंट। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक ही प्रोडक्ट के लिए आप अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग प्राइजेस रख रहे हो, दैट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे कि रेलवेज है तो वो हम बोलेंगे कि चिल्ड्रन के लिए उसका प्राइस अलग है, अडल्ट्स के लिए उसका प्राइस अलग हो जाएगा, ओके, विमेन के लिए अलग हो जाएगा। तो इस वे में जो है ये क्या है? ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है कि आप सेम प्रोडक्ट को आपके जो डिफरेंट कंज्यूमर्स हैं उन्हें डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस में सेल कर रहे हो। तो ये जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है ये प्रॉफिटेबल कब हो सकता है, यही हमें बताना है। ओनली इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन डिफरेंट सब मार्केट इज डिफरेंट। अगर डिफरेंट जो मार्केट्स हैं, ठीक है, एक होल मार्केट है उसके अंदर जो डिफरेंट सब मार्केट्स हैं, अगर उनमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट है तो ही ये चीज पॉसिबल होगी। जैसे कि हम मान लो बोल रहे हैं कि रीजन वाइज हम कोई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है ये यूज कर रहे हैं, रीजन वाइज हम डिफरेंट प्राइजेस को यूज कर रहे हैं, तो फिर ऐसे केस में हमें क्या समझ में आ रहा है कि हर एक रीजन में ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है अलग होगी, इसलिए जो है हम वहां पर प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन डिफरेंट सब मार्केट कैसी होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। फिर इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सपोज दैट द डिमांड कर्व for the XYZ company slopes downward and to the right, we can conclude that। क्या है? XYZ कंपनी है जिसका डिमांड कर्व बोल रहे हैं कि स्लोप्स डाउनवर्ड एंड टूवर्ड्स द राइट। ठीक है, ऐसा वाला जो है ये हमें क्या देखने को मिल रहा है? डिमांड कर्व देखने को मिल रहा है। तो फिर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इस डिमांड कर्व की हेल्प से? व्हाट वी कैन कंक्लूड, ऑप्शंस है। द फर्म ऑपरेट्स इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। जो फर्म है वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऑपरेट कर रही है। कैसा होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का डिमांड कर्व? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होता है, तो ये चीज गलत हो जाएगी। द फर्म कैन सेल ऑल इट वांट्स टू एट द एस्टैब्लिश्ड मार्केट प्राइस। जो फर्म है वो सेल कर सकती है सब कुछ जो कि एस्टैब्लिश्ड मार्केट प्राइस है उस पर। ये किसका फीचर हो जाता है? ये आपके परफेक्ट कंपटीशन का ही फीचर हो जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो भी एक मार्केट प्राइस है उस पर एक जो फर्म है वो कितनी भी क्वांटिटी को सेल कर सकती है। ये आपके परफेक्ट कंपटीशन का है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। The XYZ company is not price taker in the market because it must lower the price to sell additional units of output।
क्या बोला जा रहा है कि जो XYZ कंपनी है वो एक प्राइस टेकर नहीं है मार्केट में, क्योंकि उसे जो है अपने जो प्राइसेस है वो कम करने ही पड़ेंगे अगर उसे एडिशनल यूनिट्स ऑफ आउटपुट को सेल करना है तो। एंड ऑप्शन डी बोल रहा है XYZ कंपनी विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बिकॉज प्राइस एंड रेवेन्यू आर सब्जेक्ट टू चेंज। तो ऑप्शन डी भी क्या है आपका, रॉन्ग है। ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, जो कि यही बोल रहा है कि आपकी जो फर्म है वो एक प्राइस टेकर नहीं है। प्राइस टेकर होती तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनती आपके डिमांड कर्व की, लेकिन वो नहीं है। हम देख रहे हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व को, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो फर्म है वो एक प्राइस टेकर नहीं है, और वो ज्यादा यूनिट ऑफ आउटपुट को कब सेल कर सकेगी, जब वो अपने प्राइजेस को लोअर करेगी। जब वो अपने प्राइजेस कम करेगी तब वो ज्यादा यूनिट ऑफ आउटपुट को सेल कर पाएंगी। तो आपका जो ऑप्शन सी है ये होता है आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई गेस ये चीज भी क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। One characteristics not typical to oligopolistic industry is its, एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी जो कि ओलिगोपोलिस्ट इंडस्ट्री के टिपिकल नहीं है। हम बोलें कि ओलिगोपोलिस्ट इंडस्ट्री जो है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये वो हमें बतानी है। हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व, too much importance to non-price competition, C is price leadership and D is a small number of firms in the industry। अब इसमें से ओलिगोपोलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी पर्टिकुलर जो फीचर है वो नहीं है, ये चीज हमें बताना है। हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व, कैसा डिमांड कर्व होता है आपकी ओलिगोपोलिस्टिक का, दैट इज इनडिटर्मिनेट, वी कैन नॉट डिटरमाइन कि कैसा होता है। तो हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व आप बोल सकते हो क्या, नहीं। हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व तो आपके परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट का होता है। ठीक है, उसके बाद में बी है टू मच इंपॉर्टेंस टू नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन। क्या ओलिगोपोली नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करता है, बिल्कुल करता है। यहाँ पर प्राइस से ज्यादा नहीं खेला जाता है, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन से ज्यादा जो है गेम प्ले किया जाता है। सी है आपका प्राइस लीडरशिप। प्राइस लीडरशिप यस बिल्कुल होती है। एंड स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स मतलब कि फ्यू फर्म्स है इंडस्ट्री में, ये सही है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, और ऑप्शन ए दैट इज हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। अ मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर, एडजस्टर, टेकर, नन ऑफ दीज। एक जो मोनोपोलिस्ट है, मोनोपोलिस्ट एंड मोनोपोलिस्टिक दोनों में डिफरेंट है। मोनोपोलिस्ट कौन है, सिंगल सेलर। ठीक है, मोनोपोली को हम मोनोपोलिस्ट बोलते हैं। एंड एक और इसके सिनोनिम, मतलब कि सिनोनिम नहीं, इसके जो है सिमिलर दिखने वाला वर्ड कौन सा है, मोनोपोलिस्टिक। ठीक है, सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज डिफरेंट एंड मोनोपोलिस्ट इज डिफरेंट, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एक जो मोनोपोलिस्ट होता है ये प्राइस क्या है, टेकर है, मेकर है, एडजस्टर है, क्या होता है, दैट इज अ प्राइस मेकर, राइट। एक मोनोपोलिस्ट क्या है, मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर, वो खुद का प्राइस खुद बनाता है, राइट। आई गेस क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आओ। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज वन ऑफ द फीचर ऑफ, जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ये किसका फीचर है, दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड ओलिगोपोली। प्राइस डिफरेंशिएशन दैट इज एक सेम प्रोडक्ट का जो है आप डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस बता रहे हो। यहाँ बोले प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, आप जो हो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस, किस में आएगा इसमें से, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मोनोपोली। मोनोपोली में आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हो कि किसी के लिए कोई प्राइस, किसी के लिए कुछ प्राइस, किसी के लिए कुछ प्राइस। मोनोपोलिस्टिक में ये नहीं होता है। आप देखोगे जैसे कि आपके पास में डिफरेंट पेन है, ठीक है, सेलो, रेनॉल्ड्स, ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास में पेन है, तो वो पेन चाहे आप खरीदो या कोई 60 इयर्स का पर्सन खरीदे, कोई 2 ईयर का चाइल्ड खरीदे, कोई भी खरीदे, सबके लिए सेम प्राइस होता है। ये नहीं कि हम जो है अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग प्राइस बोल रहे हैं, ये नहीं होता है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो है ना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, मोनोपोलिस्ट में होता है, दैट इज मोनोपोली में जो है ये चीज हमें देखने को मिलती है। परफेक्ट कंपटीशन तो वी नो कि यहाँ पर तो प्राइस के साथ में कोई चेंजेस होते ही नहीं है। एंड ओलिगोपोली तो वैसे ही वो नॉन प्राइस पर ज्यादा बिलीव करते हैं, वो प्राइजेस में ज्यादा नहीं जो है चेंजेस करते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, और ऑप्शन बी दैट इज मोनोपोली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योर ओलिगोपोली इज बेस्ड ऑन दी डैश प्रोडक्ट्स। जो प्योर ओलिगोपोली है वो कैसे प्रोडक्ट्स पर बेस्ड होता है, डिफरेंशिएटेड,
होमोजीनियस, अनरिलेटेड एंड नन ऑफ दीज। तो प्योर ओलिगोपोली इज बेस्ड ऑन होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। ठीक, फिर नेक्स्ट पर आ जाए, the firm and the industry are one and the same in perfect competition, monopolistic competition, duopoly and monopoly। फर्म और इंडस्ट्री दोनों सेम चीज होती है, दोनों सेम है। कौन से इनमें से, कौन से पर्टिकुलर मार्केट फॉर्म में? बहुत ही सिंपल आंसर होगा, क्या होगा? मोनोपोली। मोनोपोली जो है उसमें इंडस्ट्री और फर्म अलग नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि एक ही तो सेलर है, तो वो ही इंडस्ट्री है और वो ही फर्म है। लेकिन वहीं जब हम देखते हैं कि कुछ सिमिलर प्रोडक्ट में डील करने वाले नंबर ऑफ फर्म्स हैं, तो उन सबको मिलाकर जो है एक इंडस्ट्री बन जाती है। ठीक है, तो आपका परफेक्ट कंपटीशन ले लो, उसमें आपकी इंडस्ट्री और फर्म अलग अलग होती है। मोनोपोलिस्टिक में भी इंडस्ट्री एंड फर्म अलग अलग होती है। डुओपोली इज व्हाट? ऐसी मार्केट जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ दो सेलर्स होते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी जो है ना इंडस्ट्री फर्म अलग अलग हो जाएगी। मोनोपोली, यहां पर आपकी इंडस्ट्री भी वही है, फर्म भी वही है। दैट इज इंडस्ट्री एंड फर्म आर दी वन एंड दी सेम थिंग। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? और ऑप्शन डी, दैट इज मोनोपोली। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिमांड कर्व ऑफ अ मोनोपोली फर्म विल बी अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अभी तक बहुत बार पढ़ लिया है। डिमांड कर्व कैसा होगा एक मोनोपोली फर्म का? दैट वुड बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अ सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस अंडर। कौन से जो है कौन से कंपटीशन में एक जो सेलर है वो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, मतलब कि मार्केट प्राइस पर कोई भी काइंड ऑफ चेंजेस नहीं कर सकता है। ऑप्शंस आर परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका? परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में इतने लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं कि एक जो सिंगल सेलर है वो जो मार्केट प्राइस है उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस आर ऑलवेज इक्वल अंडर। एवरेज रेवेन्यू और प्राइस दोनों ही जो है वो इक्वल किसके अंडर होते हैं? AR इज इक्वल्स टू प्राइस किसके अंडर होने वाला है? perfect competition only, monopolistic competition only, monopoly and D is all market forms। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑल मार्केट फॉर्म्स, बिकॉज वी नो कि AR जो है वो प्राइस के इक्वल ही होता है। वो तो हमारा एक अलग ही कंसेप्ट है कि AR इज इक्वल्स टू प्राइस ही होता है। अब उसे हम कोई सी मार्केट में लो तो प्राइस और AR आपके इक्वल ही आने हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, in perfect competition as the firm is a price taker, the dash curve is a horizontal straight line, marginal cost, total revenue and marginal revenue। अब इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। horizontal straight line कौन सा कर्व आता है? ये जो है इसे हम बोलेंगे दिस इज P। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बात हो रही है, ठीक है, which is equal to AR and in perfect competition we know AR is equals to MR, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? PAR/MR। क्या है तीनों में से यहाँ पर गिवन? वी हैव MR, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया? आपका करेक्ट आंसर आ जाता है मार्जिनल रेवेन्यू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोनोपोलिस्ट कैन डिटरमाइन प्राइस बोथ A and B, none of these and output। इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है, आपके जो ऑप्शंस हैं उन्हें चेंज कर लो। ये जो आउटपुट है ना इसको यहाँ पर ले आओ आप, ये जो बी वाला ऑप्शन है उसको सी बना दो, बोथ ए एंड बी एंड डी, सी इज नन ऑफ दीज, या फिर इसको ये कर लो बोथ ए एंड डी। ठीक है, तो प्राइस होगा, आउटपुट होगा, दोनों होंगे या दोनों ही नहीं होंगे। मोनोपोलिस्ट क्या डिटरमाइन कर सकता है? तो मोनोपोलिस्ट जो है वो आपका बोथ ए एंड बी वुड बी द आंसर। यहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट्स क्या हुआ है, थोड़ी सी जो है ना आपके नंबरिंग में मिस्टेक हो गई है, ABCD में दिक्कत हो गई है, इसलिए जो ये यहाँ पर सी ऑप्शन है, ऑप्शन वुड बी और बोथ ए एंड बी। देखो इसमें अगर मैं आपको करेक्ट सीक्वेंस वाइज ऑप्शन दूं तो वो होगा A इज प्राइस, B इज आउटपुट, ठीक, सी ऑप्शन क्या हो गया? सी ऑप्शन हो गया आपका बोथ ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन हो जाता है आपका नन ऑफ दीज। तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? योर ऑप्शन सी, जो कि बोल रहा है बोथ ए एंड बी, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है,
तो इसके अकॉर्डिंग भी आपका करेक्ट आंसर आपको क्या लेना है, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दैट इज जो एक मोनोपोलिस्ट है वो आपका प्राइस और आपका जो आउटपुट है दोनों डिटरमाइन कर सकता है। ठीक है, तो आई गेस क्लियर है अब ये चीज। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। मार्केट विच हैज फ्यू लार्ज फर्म इज ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड मोनोप्सोनी। तो ऐसा मार्केट जिसमें कि फ्यू लार्ज फर्म्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यू लार्ज फर्म्स, बहुत ही अच्छे से पता होगा, दैट इज ओलिगोपोली। आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ प्योर कंपटीशन। इनमें से कौन सा है जो कि प्योर कंपटीशन का एक एसेंशियल कंडीशन नहीं है, मतलब कि अगर वो नहीं भी होगा तो भी चलेगा, तो भी हम उस पर्टिकुलर को प्योर कंपटीशन ही कहेंगे। ऑप्शंस हैं लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ऑप्शन बी होमोजीनियस प्रोडक्ट, ऑप्शन सी फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, और ऑप्शन डी एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। क्या होगा इसमें से करेक्ट ऑप्शन, दैट इज विच इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ प्योर कंपटीशन, तो वो होता है आपका ऑप्शन डी, दैट इज एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, प्योर कंपटीशन के तीन मेन फीचर्स होते हैं, ये तीनों हमारे मेन फीचर्स होते हैं, और इसके अलावा अगर कोई और है तो अगर वो नहीं भी है तो भी हम जो है एक मार्केट को प्योर कंपटीशन कह सकते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, आपका ऑप्शन डी जो है ये आ गया आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फर्म इन अ मोनोपोलिस्टिक मार्केट हैज डैश कंट्रोल ओवर प्राइस, नो, फुल, पार्शियल, नन ऑफ दीज। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में कैसा कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर, क्या वहां पर फुल कंट्रोल होता है, क्या वहां पर पार्शियल कंट्रोल होता है, या वहां पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। एकदम सिंपल आंसर है, देयर इज अ पार्शियल कंट्रोल। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, योर ऑप्शन सी, दैट इज पार्शियल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द प्रोडक्ट सोल्ड बाय मोनोपोलिस्ट हैज, अब देखो अब किसकी बोला है, मोनोपोलिस्ट की बोला है। इसके पहले वाले में हमने क्या देखा था, मोनोपोलिस्टिक। यही मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोलिस्ट में डिफरेंस है। तो द प्रोडक्ट सोल्ड बाय मोनोपोलिस्ट हैज मेनी सब्स्टिट्यूट्स, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स एंड परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। तो मोनोपोलिस्ट जो मार्केट है स्टूडेंट्स, उसमें कितने सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। मोनोपोलिस्ट कौन सा मार्केट है, ये वो मार्केट है जिसमें सिंगल सेलर होता है, राइट। मोनोपोली को हम मोनोपोलिस्ट बोल देंगे। तो मोनोपोली में जो है आपका सिंगल सेलर होता है, सिंगल सेलर सेलिंग सेलिंग अ प्रोडक्ट। ठीक है, उसका कोई भी क्या नहीं है, क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, तभी तो हम बोल रहे हैं कि वो सिंगल प्रोडक्ट है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, योर ऑप्शन सी, दैट इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अंडर मोनोपोली, मोनोपोलिस्ट ट्राइज टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट्स बाय रिस्ट्रिक्टिंग सप्लाई ऑफ हिज प्रोडक्ट एंड फिक्सिंग लो प्राइस, हाई प्राइस, मार्केट प्राइस एंड ऑल ऑफ दीज। क्या है क्वेश्चन कि मोनोपोली के अंडर जो एक मोनोपोलिस्ट होता है वो ट्राई करता है उसके प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने का। कैसे प्रॉफिट्स को वो इंक्रीज करता है, रिस्ट्रिक्टिंग सप्लाई ऑफ हिज प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट की सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करना, मतलब ऐसा नहीं कि उसके पास में जो प्रोडक्ट है उसको एक साथ में उसने सप्लाई कर दिया, वो जो है धीरे धीरे मार्केट में जो है क्या कर रहा है, उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, और इस पर कौन से प्राइसेस फिक्स करेगा तब उसको प्रॉफिट मिलेगा, वो लो प्राइस फिक्स करेगा, हाई प्राइस फिक्स करेगा, या मार्केट प्राइस फिक्स करेगा। कौन से प्राइस में जो है एक मोनोपोलिस्ट को सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, दैट वुड बी हाई प्राइस। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, योर ऑप्शन बी, दैट इज हाई प्राइस। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन which relationship is true from the following between AR and MR? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कौन सा रिलेशनशिप ट्रू होता है AR और MR के रिलेशन में? AR is equal to MR, AR is less than MR, AR is more than MR and none of these. क्या होगा स्टूडेंट्स इसमें करेक्ट आंसर आपका, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का हमें बताना है,
that would be AR is more than MR. ओके, व्हाट इज AR? AR हो जाता है आपका प्राइस। प्राइस जब आपके मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा है तो ये चीज मतलब हमें देखने को मिलती है कि मार्जिनल रेवेन्यू से प्राइस ज्यादा होता है इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बिकॉज वहां पर बहुत सारे जो है क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं एक दूसरे के। तो अगर कोई भी अपना प्राइस इंक्रीज करके अगर अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहता है तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है, बिकॉज एक जो कंज्यूमर है उसके पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और वो और किसी गुड को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो यूजुअली जो है आपका प्राइस से कम ही आता है इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। Which is the best example of monopoly market? इनमें से मोनोपोली मार्केट का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा होगा? कम्युनिकेशन मार्केट, इंडियन रेलवे, स्टॉक एक्सचेंज एंड ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट कंट्रीज। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली दैट इज दी सिंगल सेलर, ठीक है। तो अब सिंगल सेलर कहाँ आने वाला है इनमें से? कम्युनिकेशन मार्केट में कोई सिंगल सेलर है? नहीं। इंडियन रेलवेज में सिंगल सेलर है क्या? बिल्कुल है। जब तक प्राइवेट सेक्टर जो है इंडियन रेलवेज को जो है होल्ड नहीं करती तब तक तो जो गवर्नमेंट है वही उसकी सिंगल सेलर है, राइट। तो एट प्रेजेंट तो मोनोपोली किस में देखने को मिल रही है हमें? इंडियन रेलवे में। तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है। स्टॉक एक्सचेंज, क्या स्टॉक एक्सचेंज में कोई सिंगल सेलर है? देखो स्टूडेंट, स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली है क्या? ये एक हम बोलेंगे ट्रेडिंग मार्केट है जहां पर बायर्स एंड सेलर्स आते हैं और उनके स्टॉक्स जो है वो परचेज या सेल करते हैं। ओके, अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, इफ दो एपेक्स बॉडीज की बात करें तो एक आ जाती है आपकी BSE और एक आ जाती है NSE, ठीक है। तो ये भी डिफरेंट आपके पास में दो क्या है, प्लेटफॉर्म्स हैं। उसके अलावा वहां पर जो बायर्स एंड सेलर्स है वो बहुत सारे हैं, वो कोई सिंगल नहीं है। वहां पर देयर आर नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स, राइट, जो कि डेली बेसिस पर जो है ट्रेडिंग करते हैं। तो वो एक मोनोपोली मार्केट नहीं है। उसके बाद में ओपेक, दैट इज ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट कंट्रीज। ये जो ओपेक है स्टूडेंट्स, इसे हम मोनोपोली नहीं बोल सकते, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ एक कंट्री नहीं है ना, यहाँ पर देयर आर एक्सपोर्ट कंट्रीज। जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट कंट्रीज है वो सबका एक ग्रुप है क्या, ओपेक, ठीक है। तो उसमें कुछ फ्यू कंट्रीज हैं, एंड जब फ्यू की बात आती है, फ्यू कंट्रीज से मैं ये बोल सकती हूँ फ्यू सेलर्स हैं, ठीक है। और जहां पर फ्यू की बात आती है दैट मीन्स कि वो कौन सा मार्केट हो जाता है, वो आपका ओलिगोपोली हो जाता है, ठीक है। तो ओपेक जो है वो आपका ओलिगोपोली का क्या होगा, पार्ट होगा। मोनोपोली का बेस्ट एग्जांपल इनमें से क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवेज, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Imperfect competition is a type of market structure showing some but not all the features of competitive market. Which of the following is or are imperfect competition? Imperfect competition जो है वो एक टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं आपके परफेक्ट कंपटीशन के भी, लेकिन सारे नहीं हैं। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन से हैं जो कि इम्परफेक्ट कंपटीशन या इम्परफेक्ट मार्केट का पार्ट है। ऑप्शंस है आपके पास में ए परफेक्ट कंपटीशन, बी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, सी ओलिगोपोली एंड डी बोथ ए एंड बी। जब ये लेक्चर स्टार्ट हुआ था तो स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि देयर आर बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में 4 काइंड ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें कि मैंने आपको ये सारे नेम्स दिए थे, कौन कौन से, परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। उसके बाद में मैंने ये भी बताया था कि इनमें से कुछ आपके इम्परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट है और कुछ आपके परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट है। आई गेस वो आप लोगों को याद है, अगर वो याद है तो इसका आंसर आप लोगों को पता है। जो इम्परफेक्ट एंड परफेक्ट कंपटीशन होता है, तो परफेक्ट कंपटीशन में जो है सिर्फ और सिर्फ आपका ये जो परफेक्ट कंपटीशन है ये वाला मार्केट फॉर्म आता है। जब हम बात करते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन की तो यहाँ पर आपकी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली और मोनोपोली तीनों आते हैं। ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पर हमारे पास में परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोली है, और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखो इसको थोड़ा सा चेंज करो इस ऑप्शन को, ये ऑप्शन होना चाहिए बोथ बी एंड सी, ये बोथ ए एंड बी नहीं हो सकता, इसको आपको बोथ क्या करना है, बी एंड सी कर लो उसको, ठीक है। वो थोड़ी सी जो है आपके ऑप्शन में गलती है।
तो अब जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? योर ऑप्शन डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक भी कंपटीशन और ओलिगोपोली, ये दोनों जो है ये इम्परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट होते हैं। ऑल राइट, आई गेस ये चीज क्लियर। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। अब देखो हमारे पास में आया है कुछ जो है मैच द कॉलम, या हम बोले कि इसमें से जो करेक्टली मैच्ड पेयर है वो हमें बताना होगा। क्या क्या दिया है देखो क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ आइटम्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉलम्स 1 एंड 2। हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है करेक्ट पेयर ऑफ आइटम्स। टी इंडस्ट्री मोनोपोली, टी इंडस्ट्री मोनोपोली है। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो थोड़ा सा अपना दिमाग घुमाओ, जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो थोड़े से याद करो। जितने आपने एड्स देखे हैं, टीवी तो देखते ही हो, यूट्यूब चलाते ही हो, तो वहां पर आपके पास में नंबर ऑफ एड्स आते हैं। तो उनमें क्या आपने हमेशा एक ही टी का जो है एडवर्टीजमेंट देखा है क्या? कि आपके पास में नंबर ऑफ चॉइसेस होते हैं, जैसे कि टाटा टी हो गई, उसके बाद में आपकी कुछ और हो गई, राइट? तो ऐसे जो है आपके पास में डिफरेंट टीज है, या आपके पास में सिर्फ एक ही टी है? अलग अलग ब्रांड्स की अलग अलग टी है ना, राइट? सो दैट मीन्स कि ये मोनोपोली तो नहीं हो सकता, बिकॉज मोनोपोली में तो सिंगल सेलर होता है ना, तो मोनोपोली तो नहीं हो सकता ये। वहां पर हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं टी के लिए कि हम कौन सा कंज्यूम करें, तो दैट मीन्स टी इंडस्ट्री इज नॉट अ मोनोपोली। फिर आता है इंडियन शिपयार्ड इंडस्ट्री मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। जो इंडियन शिपयार्ड इंडस्ट्री है वो एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंडर आएगी। जो शिपयार्ड इंडस्ट्री है, सिंपल सी चीज़ है कि आपने कभी ऐसे एड्स देखे हैं? ये ना, जब ऐसे कोई डाउट्स आए ना तो ये आप बिल्कुल एड्स से चले जाओ। क्या आपने कभी ऐसे एड्स देखे हैं जिसमें कि ये बोला जा रहा हो हम शिप्स बनाते हैं, ये जो वहाँ पे उस इंडियन ओशन में जो शिप ऑपरेट हो रही है वो हमने बनाई है, आप जाकर उसे परचेज करो? क्या वो ऐसा कुछ होता है? नहीं होता है, वो चीज़ हमारे लिए नहीं है, राइट? मतलब कि हम उसको परचेज नहीं करेंगे, है ना? तो ये जो शिपयार्ड इंडस्ट्री है, दिस इज नॉट अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओके, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में तो एक बहुत ही स्टिफ कंपटीशन होता है कंपनी टू कंपनी, ये एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का पार्ट नहीं होगी। देन इंडियन रेलवेज परफेक्ट कंपटीशन, अभी अभी हम लोग पढ़कर आए, इंडियन रेलवेज किसका पार्ट होगी? इंडियन रेलवेज इज अ मोनोपोली, तो ये भी रॉन्ग है। Then soap market monopolistic competition. What is a monopolistic competition? Large number of buyers and sellers. ठीक है, तो सोप इंडस्ट्री, क्या ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होगी? नंबर ऑफ सोप्स देखे आपने, नंबर ऑफ डिफरेंट कंपनीज सोप देखे आपने, लाइफ बॉय, डेटॉल, उसके बाद में आपका लक्स हो गया, राइट? और भी जो भी होते हैं हमारे, नंबर 1 सोप हो गया, मेडिमिक्स हो गया, है ना? और भी देर आर एन नंबर ऑफ सोप मेकिंग कंपनीज, सॉरी नॉट कंट्रीज, तो देर आर एन नंबर ऑफ सोप मेकिंग कंपनीज, राइट? तो ये सारी कंपनीज जो है ये किसका पार्ट है? मोनोपोलिस्टिक का पार्ट है, या मोनोपोली या परफेक्ट या ओलिगोपोली का पार्ट है? They are the part of monopolistic competition. ठीक है, तो सोप इंडस्ट्री इज अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या ये चीज सही है? बिल्कुल सही है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? योर ऑप्शन डी, दैट इज D4। ठीक, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अब हमें फिर से वही है, मैच जो करेक्टली मैच्ड पेयर है वो हमें बताना होगा। फीचर ऑफ ओलिगोपोली, देयर आर ओनली फ्यू सेलर्स। ओलिगोपोली में क्या है? देयर आर ओनली फ्यू सेलर्स। क्या ओलिगोपोली में सिर्फ फ्यू सेलर्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। यह आपका करेक्टली मैच्ड पेयर हमें फर्स्ट में मिल गया, लेकिन अभी हम थर्ड, अभी जो बाकी के बचे हुए बी, सी और डी, इनको चेक तो जरूर करेंगे। ठीक है, अब फीचर ऑफ मोनोपोली, देयर इज ओनली वन बायर। क्या बोला जा रहा है फीचर ऑफ मोनोपोली में? कि देयर इज ओनली वन बायर। क्या सिर्फ एक ही बायर होता है मोनोपोली में? नहीं, मोनोपोली में सेलर एक होता है, बायर तो नंबर ऑफ होते हैं, राइट? तो ये चीज गलत हो गई। Feature of monopolistic competition, there are a large number of buyers but only one seller. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आपको क्या बोल रहा है? कि देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बहुत सारे बायर्स हैं लेकिन सेलर एक ही है। ये फीचर जो है ये आपके मोनोपोली का बनता है, और ये किसके सामने लिखा हुआ है? मोनोपोलिस्टिक के सामने लिखा है, तो ये चीज करेक्टली मैच्ड पेयर नहीं है। उसके बाद में फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, देर आर वेरी फ्यू बायर्स।
परफेक्ट कंपटीशन में क्या बोला जा रहा है, फ्यू बायर्स। क्या परफेक्ट कंपटीशन में फ्यू बायर्स होते हैं? नहीं, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी हैं। तो ये जो है आपका D4, ये भी क्या हो गया, ये भी आपका रॉन्ग हो जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, योर करेक्ट आंसर वुड बी A, दैट इज A1। ऑलराइट, जो A1 वाला पेयर है वो हमारा करेक्टली मैच्ड पेयर है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। अब हमारे पास में कुछ असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम असर्शन पढ़ेंगे, ओके, उसको देखेंगे ये ट्रू है या फॉल्स है, उसके बाद में हम रीजन पढ़ेंगे और उसे बताएंगे ये ट्रू है या फॉल्स है। अब दोनों फॉल्स हो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आपके पास में ऐसा ऑप्शन होता ही नहीं है, एटलीस्ट एक को ट्रू होना जरूरी है, ठीक है। तो अगर आपका असर्शन ट्रू है और आपका रीजन फॉल्स है तो आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट बनता है। इफ अगर आपका असर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू है तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट बनता है। इफ अगर दोनों ही ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, तो फिर उसके बाद में एक स्टेप हमें क्या देखना पड़ता है कि क्या ये जो रीजन है ये इस असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। अगर आपका जो रीजन है वो अगर असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट बनता है, जिसमें कि क्या लिखा गया है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये जो रीजन है ये आपके इस असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन ना कर रहा हो, तो फिर ऐसे केस में आपका जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट बनता है, जिसमें कि लिखा है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट, या फिर हाँ, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। लेकिन जो आपका रीजन है वो आपके असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो अब ये चार ऑप्शंस हैं हर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में, ये चार ऑप्शंस ही होते हैं। एंड आई गेस ये आप लोगों को क्लियर भी है कि ये जो है ये हमेशा एज इट इज सेम ही रहने वाले हैं, बस जो आपका असर्शन और रीजन में स्टेटमेंट्स लिखी होती है ये चेंज होके आती है, ठीक है। तो चलो अब जो है देख ले, असर्शन पढ़ेंगे सबसे पहले। द वेजिटेबल मार्केट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, ठीक है। ये दो बार रिपीट हो गया है, नो वरीज, इतना तो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो द वेजिटेबल मार्केट इज अ व्हाट, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। क्या आपका जो वेजिटेबल मार्केट है वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन ऑफ मार्केट का पार्ट है? देखो, वेजिटेबल मार्केट, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, राइट, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। बायर्स कैसे हैं? बायर्स भी लार्ज नंबर है। क्या जो आपके सेलर्स है वो सेम प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं? यस, सेम प्रोडक्ट्स ही तो सेल कर रहे हैं। साइड वाला जो भैया है वो भी आपको जो है भिंडी दे रहा है और इधर वाला भैया भी आपको भिंडी सेल कर रहा है, इधर वाला भैया भी आपको भिंडी सेल कर रहा है, तो सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ना, राइट। तो एक जो वेजिटेबल मार्केट है उसे हम एक एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन बोल सकते हैं। यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी हैं, और जो सेलर्स हैं वो आपको सेम प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या बन जाता है, ये आपका असर्शन जो है वो ट्रू बनता है। रीजन पढ़े, द मार्केटर्स हैव नो कंट्रोल ओवर द प्राइसेस ऑफ द मार्केट। यहाँ पर जो मार्केटर्स है, जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के जो मार्केटर्स है, या हम बोले कि ये जो है हमारा वेजिटेबल मार्केट, उसमें जो हमारे मार्केटर्स हैं उनके पास में कोई भी कंट्रोल नहीं है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट पर। क्या ये चीज सही है? यस, ये बिल्कुल सही है। अगर मान लो मार्केट में प्राइस चल रहा है 40 रुपए किलो की भिंडी, तो अगर कोई भी सेलर आपको वो 50 रुपीज में सेल करेगा तो आप उससे नहीं खरीदोगे, राइट। आप क्या बोलोगे, भैया वो साइड वाले जो है ना वो हमें 40 में दे रहे हैं तो हम आपसे क्यों खरीदें 50 में, है ना। ये एक सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पर कोई भी जो एक सेलर है वो प्राइस को अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकता, उसे वही प्राइस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो मार्केट में चल रहा है, राइट। तो ये सही है क्या? यस, ये भी ट्रू है। अब बात आती है कि क्या ये जो आपका रीजन है असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो देखो असर्शन आपको बोल रहा है द वेजिटेबल मार्केट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट बिकॉज हम ऐड कर ले इसमें, बिकॉज द मार्केटर्स हैव नो कंट्रोल ओवर द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट। क्या ये सही चीज हो रही है? मतलब कि ये जो पूरी हमारी स्टेटमेंट बन रही है ये सही बन रही है क्या? यस, बिल्कुल बन रही है। ये जो है एक्सप्लेन कर रहा है कि आपका आपके जो वेजिटेबल मार्केट है वो एक परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास में जो है कोई भी कंट्रोल नहीं है प्राइस पर,
और यही फीचर हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन में भी देखा है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि हमारा जो ऑप्शन ए है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट वाले पर आ जाए। The industries today are moving towards being perfect competitive market। क्या बोला जा रहा है असर्शन में कि आज की जो इंडस्ट्रीज है, आज की जो ये हमारा जो पूरे बिजनेसेस है, इंडस्ट्रीज है, ये लोग मूव कर रहे हैं किस डायरेक्शन में? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के साइड। क्या ये चीज सही है? सीधा सा लॉजिकल चीज देखो, आप क्या देखते हो मार्केट में? मोर एंड मोर कॉम्पिटिटर्स, या फिर सारे कॉम्पिटिटर्स एक होकर उस कंपटीशन को हटाकर एक परफेक्ट कंपटीशन फ्रेम कर रहे हैं? क्या चीज देखने को मिलती है हमें? हमें जो है मोर एंड मोर कंपटीशन देखने को मिलता है। आज एक इंडस्ट्री है किसी भी फील्ड में, उसके लिए 10 और इंडस्ट्री खड़ी हो जाएंगी उसको compete करने के लिए, राइट? तो हम क्या परफेक्ट कंपटीशन के साइड बढ़ रहे हैं? नॉट एट ऑल। वी आर इन अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और हम उसी में और ज्यादा जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या जो आपका असर्शन है ये ट्रू है या फॉल्स है? दिस इज फॉल्स। और ये फॉल्स क्यों हुआ है? बिकॉज जो इंडस्ट्रीज है दे आर नॉट मूविंग टुवर्ड्स बीइंग परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है, अब रीजन क्या है? इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट द फर्म्स विल सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो फर्म्स है वो सेल करती है होमोजीनियस प्रोडक्ट। क्या ये चीज सही है? यस, ये बिल्कुल ट्रू है। ये हमें पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट्स ही ट्रेड किए जाते हैं। तो अब हमें क्या समझ में आया कि असर्शन फॉल्स है बट रीजन इज ट्रू। तो इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कौन सा ऑप्शन? योर ऑप्शन डी, दैट इज असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ऑलराइट, सो आई गेस कि ये चीज हो गई क्लियर। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? असर्शन बोल रहा है इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर इज अ फर्स्ट कंपटीशन बिटवीन द फर्म्स इन द मार्केट। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फोर्स? बहुत ही एंग्री, बहुत ही लाइक एग्रेसिव कंपटीशन होता है। एग्रेसिव कंपटीशन कैसा हो गया? एकदम स्टिफ कंपटीशन देते हैं। जैसे कि आप दो चीजें ले लो, कोका कोला एंड पेप्सी, दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स है, राइट? कोका कोला की प्राइसिंग में कुछ हुआ, पेप्सी की प्राइसिंग में भी चेंजेस हो जाएंगे। मतलब कि कहीं ना कुछ वो बिल्कुल एकदम नेक टू नेक उनका कॉम्पिटिशन चलता है। तो ये जो आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होते हैं या मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म्स होती हैं, इनके बीच में बहुत ही स्टिफ, बहुत ही एग्रेसिव कंपटीशन चलता है। तो क्या ये चीज सही है स्टूडेंट्स की मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देयर इज अ फोर्स कंपटीशन बिटवीन द फर्म्स इन द मार्केट? यस, बिल्कुल, दिस इज ट्रू। रीजन में क्या लिखा हुआ है? इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स इन द मार्केट। क्या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं? सेलर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। इज दिस ट्रू? यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। लेकिन क्या ये आपका जो रीजन है ये असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है? असर्शन बोल रहा है कि बहुत ही स्टिफ कंपटीशन है बिटवीन द फर्म्स इन द मार्केट। अब वो स्टिफ कंपटीशन क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्यों है? बिकॉज जो फर्म्स है वो बहुत ही आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को सेल करती है, बहुत ही ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट्स में डील करती है। आपके रीजन में लिखा हुआ है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, समझ रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स के होने से जो है ना कंपटीशन नहीं आता। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन परफेक्ट कंपटीशन ऑल्सो, लेकिन वहां पर तो कोई कंपटीशन नहीं है, राइट? बट हम देख रहे हैं मोनोपोलिस्टिक में जो है उसमें भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है, बट देयर इज अ स्टिफ कंपटीशन। और उस कंपटीशन के पीछे का रीजन है बिकॉज दीज सेलर्स डील इन वेरी आइडेंटिकल या हम बोले क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, उनके जो है प्रोडक्ट्स काफी हम बोलेंगे होमोजीनियस होता है बट अ काइंड ऑफ थोड़े डिफरेंशिएटेड होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो इसलिए जो है उनके बीच में इतना कंपटीशन चलता है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, इसलिए नहीं चलता है। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन बी है ये करेक्ट बनता है, जो कि बोल रहा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, जो रीजन है वो आपके असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
अब क्या है, असर्शन में है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैव एन ओलिगोपोली मार्केट। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज का कैसा मार्केट है, ओलिगोपोली मार्केट है। क्या ये चीज सही है? यस, बिल्कुल सही है। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही समझाई थी मैं कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज देयर आर फ्यू कंट्रीज, तो इसलिए जो है या फिर हम बोले देयर आर फ्यू कंपनीज, तो इसलिए वो क्या है, वो एक ओलिगोपोली का पार्ट है। ठीक है, रीजन में क्या है, देयर आर ओनली फ्यू कंट्रीज दैट प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट क्रूड ऑयल इन दी होल वर्ल्ड। सिर्फ और सिर्फ कुछ कंट्रीज हैं जो कि प्रोड्यूस करती है और एक्सपोर्ट करती है जो क्रूड ऑयल है पूरे वर्ल्ड में। क्या ये ट्रू है? यस, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है ना। अब बात आती है कि क्या ये जो रीजन है असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हम जो बोल रहे हैं कि ओलिगोपोली मार्केट का पार्ट है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज या कंपनीज, तो वो क्यों है? बिकॉज सिर्फ और सिर्फ फ्यू कंट्रीज हैं जो कि ये प्रोड्यूस करती है। ये फ्यू है, सिर्फ कुछ कंट्रीज हैं जिनमें कुछ कंपनीज हैं जो कि इसका प्रोडक्शन करती हैं, इसलिए ऑयल प्रोड्यूसिंग मार्केट जो है या ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज जो है वो ओलिगोपोली मार्केट का पार्ट होती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? योर ऑप्शन ए, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो आई गेस ये चीज हो गई क्लियर। एंड आई गेस कि ये जो हमारे सारे ही क्वेश्चंस थे ऑफ आवर चैप्टर नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, ये सारे ही क्वेश्चंस आप लोगों को हो गए अच्छे से क्लियर। ये जो पूरा चैप्टर है, आई गेस ये पूरा ही चैप्टर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। विद दिस हम लोग एंड करते हैं अपने इस वीडियो को एंड आई होप सो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, आप लोगों की सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर नहीं मिलता, बल्कि मैग्नेट ब्रेन्स के जो वीडियोस हैं वो आप लोग उसकी वेबसाइट से या फिर मैग्नेट ब्रेन्स का जो ऐप है उससे भी एक्सेस कर सकते हो। अब YouTube पे तो आपको फाइंड आउट करना आता है कि वीडियोस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, लेकिन अगर हमें वेबसाइट से वीडियोस देखने तो हम कैसे देखेंगे, उसे हम सीख लेते हैं। जैसे हम वेबसाइट को ऑपरेट करते हैं स्टूडेंट्स, सेम वे में जो मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप है उस पर आपको जो है वीडियोस मिलते हैं। आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है। फॉर ओपनिंग द वेबसाइट गूगल ओपन करो और उस पर आप सर्च करो www.magnetbrains.com, तो जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। इसे स्क्रॉल कीजिएगा। जब आप इसे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर दिखेंगे कुछ एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। इसके अंदर आपके पास में वेरियस ऑप्शंस हैं लाइक सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, एनडीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई स्टेट बोर्ड्स, हिंदी मीडियम। अब आपको जो पढ़ना है आपको उस पर क्लिक करना है। हमें सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पढ़ना है तो हम सबसे पहले क्लिक करेंगे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पर। उसके बाद में हमें क्लास 11th पढ़ना है तो उसके अंदर फिर से वेरियस ऑप्शन आए, क्लास 11th पर आप क्लिक कर देना या टर्म टू एग्जाम पर कर देना, तो आपके सामने कुछ ये ओपन हो जाएगा। फिर आपके पास में क्या है, यहाँ पर आपको एमसीक्यूज पढ़ने हैं। तो अब जब आप एमसीक्यू सीरीज पर जाओगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पर क्लास वाइज अरेंज्ड है। आपको क्लास 11th इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ये क्लास 11th है, इसके वॉच नाउ पर क्लिक करो। उसके वॉच नाउ पर क्लिक करने से कुछ ये ओपन होगा। यहाँ पर आपके पास में वेरियस सब्जेक्ट्स हैं जिनके एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। इसमें से देख लो इकोनॉमिक्स कहाँ पर है, तो ये रहा इकोनॉमिक्स। इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने से इसके अंदर के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, वो आपको विजिबल हो जाएंगे। जिस भी चैप्टर का एमसीक्यू देखना है उसके वॉच नाउ पर क्लिक कर देना। उस पर क्लिक करने से जो वीडियो है वो प्ले हो जाएगा। अगर नेक्स्ट वीडियो पर जाना हो तो यहाँ पर क्लिक कर देना। नेक्स्ट वीडियो पर नहीं जाना, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर देना। कैंसिल करने से जो वेबसाइट का होम पेज है वो ओपन होगा। फिर से सेम प्रोसीजर अप्लाई करना और इसी वे में आप किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो स्टूडेंट्स, जो हमारा हिंदी मीडियम का जो चैनल है दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, आप लोग उसे भी सब्सक्राइब करें ताकि आपके ये जो हिंदी मीडियम वाले जो डाउट्स हैं या उसमें जो आपको क्या करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, वो आप कर सकें। तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप लोगों को यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। वो एक सेपरेट चैनल है फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। सो विद दिस आई होप सो कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है। और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ जो हमारा मेन चैनल है, हमारा जो चैनल है दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे भी सब्सक्राइब करें। इन वीडियोस को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।